बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हैमरट्स फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और मुझे दुआ में याद रखते होंगे। आज मैं स्वारा कलम सानिया मुगल की सेकंड लास्ट एपिसोड रीड करने वाली हूँ। तो जल्दी जल्दी से इसे शुरू कर लेते हैं। सामने दीवार के साथ एक लाइन में खड़े, बाजू ऊपर उठाए सब एहलकार, जिनके चेहरों पर कुछ देर कबल सलमान खान के शिकंजे में कैद अपने साथी एहलकार के लिए अनजाना खौफ चला रहा था, वहां वैसी कोई छाप नहीं थी, क्योंकि वह सब अपने बॉस को देख चुके थे। चट्टान की तरह मजबूत दिखने वाले सलमान खान का वजूद थरथरा रहा था। उसका दिल सूखे पत्ते की मानिंद कांप रहा था। चेहरे पर उमड़ता पसीना से निकलते खून के साथ मिलकर उसे मजीद फैला रहा था, लेकिन वो अपनी जिंदगी इस डर की नजर करके मौत को खुद तक रसाई नहीं देना चाहता था। वो उसे यूं ही गर्दन से दबोचे धीरे धीरे पीछे से रखता सबसे बहुत दूर हो रहा था। आलमगीर खान को एक्शन लिए बगैर अपनी गाड़ी की ओट में छुपा पिस्टल का रुख एन उसकी जानिब किए अपनी पोजीशन संभाल चुका था। सलमान खान के कदमों के साथ साथ आलमगीर खान का पिस्टल वाला हाथ भी उसी सिमत हरकत कर रहा था। वो किसी भी किस्म की जल्दबाजी करके अपने साथी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। खान ने जब खुद को उनकी पहुंच से दूर पाया तो एक नज़र, बस आखिरी नज़र हर सिमत घुमाई। खुद को हर खतरे से मुतमईन करके पुलिस स्टेशन के दाखिली दरवाजे के पास पहुंचकर उसने पहले हवाई फायर किया और अपने गिरफ्त में जख्मी चिड़िया की तरह भड़बड़ाते पुलिस एहलकार को किसी बेजान शह की तरह एक झटके से जमीन पर फेंक कर दूसरा और फिर तीसरा फायर उस पर किया। एक गोली उसकी पहले से जख्मी टांग पर लगी, दूसरी बाजू को चीरती हुई गुजरी। ऐसा उसने सबकी तवज्जो खुद पर से हटाने के लिए किया था, जिसमें काफ़ी हद तक उसे कामयाबी हुई थी। वो पिस्टल वहीं फेंकता आसपास देखे बगैर वहां से भागा तो शेर की तरह अपने शिकार को ताड़ते आलमगीर खान ने भी उसी रफ्तार से उसका पीछा किया था। उसके ओझल होते ही सब पुलिस वाले हरकत में आ गए थे। सायरन बजाती गाड़ियों और हैवी बाइक्स की आवाज़ फिजा में कोहराम मचाने लगी। सलमान खान रुक जाओ। वो पसीने से शराबूर मुसलसल भाग रहा था। आई सेड स्टॉप सलमान। बहुत दूर से आती आलमगीर खान की वार्निंग्स भी उसके कदमों में लड़खड़ाहट पैदा नहीं कर सकी। खान आई विल मेड फायर स्टॉप डैम इट। उसके पीछे भागते आलमगीर खान को मजबूरन ट्रिगर दबाना पड़ा था और यही वो कमज़ोर लम्हा था। उसी एक लम्हे की खता थी जब सलमान खान ने फ़क्त एक लम्हे के लिए पीछे मुड़कर देखना चाहा और इसी दौरान तीर किसी तेज़ी से आती बुलेट उसके सीने को चीरती उसे ज़मीन बोस कर चुकी थी। खान। आलमगीर ने पूरी ताकत से पिस्टल हवा में उछाली और हड़क के बल चीखता हुआ सड़क पर तड़पते खून में लथपथ सलमान खान की जानिब भागा। खान लुक एट मी, लुक इन टू माई आईज सलमान। वो उसके पास ही जमीन पर बैठा, उसका सर अपने कंधे पर रखे, उसका चेहरा थपथपाता आंखें खोलने पर मजबूर कर रहा था। खान, वो अदी। खान, तुम्हें कुछ नहीं होगा, आंखें खोलो खान। उसकी खुलती बंद होती आंखों को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करता खान चीखा था। आलम अदी। उसने बहुत मुश्किल से आंखों पर गिरा पलकों का बोझ उठाया था। खान। इससे पहले वो कुछ कहता सलमान खान ने अपना बायां जख्मों से चूर हाथ बहुत दिक्कत से उठाकर उसे सुनने पर मजबूर किया था। आलम अदी बेकसूर है। मैंने उसे हमेशा जलील करने की कोशिश की, कई बार उसकी इज्जत को दागदार करना चाहा, लेकिन उसने कभी मुझे छूने नहीं दिया। खान, वो बिल्कुल पारसा है। तुम्हारी अदी बहुत अच्छी है खान। खान तुम। मैंने अदी को हासिल करने के लिए आहिल खान को कत्ल किया। वो मेरी राह का भारी पत्थर था। आहिल भी चला गया और अदी भी मेरी नहीं हो सकी। खान, मैं सबका गुनहगार हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मेरी ज़रमीने का ख्याल रखना और दुआ करना अल्लाह मेरी औलाद की सूरत उसे बेटी ना दे। फ़ी ईमान अल्लाह। खान। खान, आंखें खोलो। दूर तक फैले रोड पर चारों तरफ से आती हैवी बाइक्स की आवाज़ में आलमगीर खान की आवाज़ दब चुकी थी। खुली आंखों के साथ सर एक तरफ ढल चुका था, हाथ पहलू में गिरे, सीने में चलती उखड़ती सांसों की तड़प से जैसे राहत मिली थी। धड़कनें थम चुकी थी और जिस्म हाँ रूह प्रवास करते ही जिस्म सर्द पड़ना शुरू हो गया था। खान ने उसकी आंखों पर हाथ रखकर बंद की थी। सर डॉक्टर फ्राज इज़ कमिंग। नो साथ, ही इज़ नो मोर। कहते हुए उसकी आंख से एक आंसू छलक पड़ा था। सब साथी उसके करीब आ चुके थे। उसे यूं साकिन नज़रों से सलमान खान को तकते देखकर साथ ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा तो जैसे वो होश की दुनिया में लौटा। कहते हुए उसकी आंख से एक आंसू छलक पड़ा था। वो उसका सर नीचे रखता खड़ा हो गया। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करो, कहीं किसी किस्म की न्यूज़ नहीं दी जाएगी। और फ़हीम, तुम मेरे साथ स्टेशन को चलो। वो बैक वक्त सबको ऑर्डर करता फ़हीम की लाई गई गाड़ी की तरफ बढ़ गया। शौमई किस्मत के साबिर का ब्लड ग्रुप ज़रमीने के खान के ग्रुप से मैच कर गया था। साबिर के 2 बोतल ब्लड देने के बाद ज़रमीने को वही ब्लड दिया जा रहा था। जहां एक तरफ उसका ट्रीटमेंट शुरू हो चुका था, वहीं दूसरे रूम में बेड पर मौजूद साबिर को कुछ देर के लिए आराम का बोला गया था। ऐसा यकीनन इसलिए कहा गया था कि खून देने के बाद अक्सर मरीजों को चक्कर आना या दिल घबराना शुरू हो जाता है, जबकि साबिर जल्द अज जल्द हॉस्पिटल से दूर जाना चाहता था। नर्स के जाते ही साबिर बेड से उठ गया था। इससे पहले वो कमरे से निकलता पुलवशी हाथ में जूस पकड़े अंदर आ गई और उसे यूं खड़े देखकर सरस से उसकी जानिब बढ़ते बोली, अरे तुम बेड से क्यों उठे? सुना नहीं था सिस्टर कितनी सख्ती से मना करके गई है। वापस जाओ और मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आई हूँ, ये पियो, इससे तुम बेहतर महसूस करोगे।
मैं तुम लड़कियों की तरह इतना भी नाजुक मिजाज नहीं हूँ कि एक बोतल खून देने के बाद 5 घंटे आराम फरमाता रहूँ और ये सब चौंच ले तुम अमीरों के हैं। अब की बार उसकी आवाज़ में दुरुस्तगी के साथ साथ उसका इशारा उसके हाथ में पकड़े जूस वाले डब्बे की तरफ था। तुम लड़की, तुम्हारा काम हो चुका है, अब हटो मेरे रास्ते से। उसे अपने सामने दीवार की तरह जमकर खड़े देखकर वो जलकर बोला था, जब एहसान कर ही चुके हो तो बार बार ये जताना ज़रूरी है क्या? तुम्हें अपनी फिक्र नहीं होगी, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। तो चुपचाप वापस बेड पर जाओ। वो उसे सख्त आंखों से घूरती धौंस जमाती हुई बोली तो पहले से जले भुने साबिर के बर्दाश्त खत्म हो गई। इंतहाई वहशियाना तरीके से उसे कंधों से दबोचकर साइड पर धकेलते हुए रूम से बाहर निकला तो पलवशे भी उसके पीछे लपकी। सुनो, अच्छा प्लीज़ अपना नाम तो बताते जाओ। उसके एक बार फिर सामने आने पर साबिर खून के घूंट भरता रह गया। तुम किस ढीठ मट्टी से बने हो? एक बार कही बात तुम्हारे भेजे में नहीं टिकती क्या? वो सर्द अंदाज में गुर्राया तो पलवशा भी उसके अंदाज में बोली, हाँ नहीं टिकती। जब तक तुम मुझे अपना नाम नहीं बता देते तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तो फिर सुनो, मैं तुम सब का जानी दुश्मन साबिर हूँ। वही साबिर जो अदी का तो लाला है, लेकिन खान हवेली वालों के लिए किसी अजाब से कम नहीं। और ये जो मैंने खून दिया है तो इसे मेरा एहसान नहीं बल्कि सलमान खान की बीवी की बर्बादी समझो। जिसे मैंने ज़िंदगी देकर मौत से भी बदतर सांसें लेने पर मजबूर ना कर दिया तो मेरा नाम साबिर नहीं। वो उसे कंधों से दबोचे उसकी आंखों में घूरता नफरत से फुंकारा तो बाजों के नरम गोश्त के अंदर तक धंसी उसकी उंगलियों की सख्ती और तेज से हिमा देने वाली आवाज़ पर पलवशे को रीढ़ की हड्डी में सरसराहट दौड़ती हुई महसूस हुई। वो फटी आंखों से अपने सामने खड़े उस मसीहा नुमा सितमगर को देख रही थी। फर फर बोलती जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। साबिर इंतहाई बेदर्दी से उसे साइड पर धकेलता आगे बढ़ गया था। एक्सक्यूज मी मिस, सिस्टर के दोबारा पुकारने पर वो हड़बड़ा कर रह गई। मुबारक हो, बेटा हुआ है। दूर जाते साबिर के कानों में भी ये आवाज़ पड़ी तो एक लम्हे के लिए उसके बढ़ते कदम रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा जहाँ खुशी से झूमती पलवशे सिस्टर से मुखातिब थी। ओ थैंक यू सो मच। सर अदी कैसी है? वो ठीक है ना? जी बिल्कुल, माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल सेहतयाब हैं। साबिर तक पहुंची ये आवाज़ उसे बेसाख्ता मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। कोई भी उस तंतिया मुस्कुराहट का सबब नहीं जानता था। उसने गहरी निगाह सामने ओपीडी पर डाली और अपने रास्ते पर चल दिया, जबकि पलवशे और जर बच्चे को देखने जा चुकी थी। सरदार हशमत अली खान, दिलावर खान और ताहिरा बेगम को आलमगीर खान ने अदालत से ही अपनी पुलिस वाली गाड़ी, जो हमेशा उसके यूज़ में होती थी, पर अपने ड्राइवर के साथ रवाना किया था। आगे पीछे आती तीनों गाड़ियां खान हवेली की तरफ गामजन थीं। हर कोई अपनी जगह सहमा हुआ और खौफजदा लग रहा था। सरदार हशमत अली खान को मुकम्मल चुप लग गई थी, जबकि ताहिरा बेगम को बार बार गशी के दौरे पड़ते तो वो बेकाबू हो जाती और दिलावर खान को उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता। गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी जब अचानक से गाड़ी की रफ्तार बढ़ी और बढ़ती ही चली गई। ड्राइवर के हाथ पैर फूल गए थे। रफ्तार कम करो नालायक। ड्राइविंग सीट की साथ वाली सीट पर बैठे सरदार हशमत अली खान का अजली जलाल ओद आया था। माजरत साहब, लेकिन रफ्तार कम नहीं हो रही और ना ही ब्रेक्स लग रही हैं। वो मुसलसल बेकाबू होती गाड़ी को स्टीयरिंग के मल से काबू करता बोला। उसकी आवाज़ और आंखों से छलकते खौफ के साए सरदार हशमत अली खान और दावर खान का दिल सहमा गए। क्या बकवास कर रहे हो? रफ्तार कम करो। गाड़ी पहाड़ी की तरफ बढ़ते देखकर दावर खान धाड़े। आई एम सो सॉरी सर, बट ब्रेक्स फेल हो चुकी हैं। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मजीद बढ़ती रफ्तार पर जब उसका कंट्रोल खत्म हुआ तो गाड़ी पहाड़ी के ढलवान पर पहुंचते ही धमाके की आवाज़ के साथ गहरी खाई में गिरती चली गई। रात के इस पहर जब घड़ी की सुइयां 11 का हिस्सा क्रॉस करती हुई हर गुजरते लम्हे को तारीख का हिस्सा बना रही थीं, मुहीब सन्नाटे में गूंजती टक टक की आवाज़ किसी कोने में छुपी बेसर सी लड़की की दबी दबी सिसकियों से मुशाहबत रखती थी। आलमगीर खान अपने ऑफिस में टेबल पर अपने सामने खुले लैपटॉप पर झुका, एक हाथ टेबल की सतह पर टिकाए जबकि दूसरे हाथ की मखरूती उंगलियां धड़ धड़ की बोर्ड पर चलाता। सुर्खी माइल आंखें स्क्रीन पर जमाए पूरे नाहमाक से अपने काम में बिजी था कि इंस्पेक्टर शाहजेब डोर नॉक करता अंदर आ गया। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, तलहा खान आपको मुसलसल कॉल कर रहे हैं लेकिन आपका नंबर ऑफ जा रहा है। शाहजेब ने हाथ में पकड़ा मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा तो एक पल में आलम का तसलसल टूटा। उसने सरसरी निगाह टेबल की दूसरी जानिब अपने बिल्कुल सामने खड़े शाहजेब पर डाली और उसके हाथ से मोबाइल लेकर कान से लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम तलहा खान, खैरियत? सब ठीक है? आलम ने स्क्रीन पर ओपन फाइल का बारीक बीनी से मुशाहिदा करते हुए पूछा, लेकिन दूसरी तरफ से दी जाने वाली दर्दनाक खबर उसे एकदम से उछलने पर मजबूर कर गई। व्हाट? तुम होश में तो हो तलहा खान? क्या बकवास कर रहे हो? किस हॉस्पिटल में हो? मैं अभी पहुंचता हूं। आलमगीर खान ने उसे हॉस्पिटल का पूछा और चंद मजीद बातें करने के बाद राब्ता मुनक़ता कर दिया। सर एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। शाहजेब के अंदाज में वाज़ेह परेशानी थी। इससे पहले आलमगीर खान उसे कोई जवाब देता SHO हामिद बगैर दस्तक दिए रूम में आया और दीवार पर लगा LCD ऑन करके वॉल्यूम बढ़ा दिया। Who the hell is doing this nonsense? शहर काई से अपने इलाके की तरफ जाते एसपी आलमगीर खान की गाड़ी बहुत खतरनाक हादसे का शिकार। गाड़ी गहरी खाई में गिरने की वजह से अभी तक एएसपी आलमगीर खान की बॉडी को ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीम्स की कोशिश जारी है। कुछ देर कबल नाजरीन तक पहुंचाई जाने वाली खबर की मजीद इतलात से आपको आगाह करते चलें कि आलमगीर खान की पुलिस जीप में वो खुद नहीं बल्कि उनकी फैमिली थी। जी हाँ, एएसपी आलमगीर खान की फैमिली बदतरीन हादसे का शिकार। हमारे नुमाइंदे की इतलात के मुताबिक पुलिस जीप में सरदार हशमत अली खान, उनके साहबजादे दावर खान और उनके अहलिया मौजूद थे। हादसा होने की वजह ब्रेक फेल्स का होना बताया जा रहा है। रेस्क्यू टीम्स की अथक
कोशिशों से चारों बॉडीज़ की शिनाख्त कर ली गई, जिसके बाद जख्मियों को शहर के सबसे बड़े सिटी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उनकी फैमिली भी पहुँच चुकी है। हमारे नुमाइंदे सरदार तलहा खान से तफसील जानने की कोशिश में हैं, लेकिन हॉस्पिटल में सख्त सिक्योरिटी के बायस मजीद इन्फॉर्मेशन मिलना फ़िलहाल एक मुश्किल अमर लग रहा है। हु द हेल इज़ डूइंग दिस बुलशिट्स? कौन गलीज इंसान ये सब मीडिया की नज़र कर रहा है? टीवी पर चलती ये न्यूज़ आलमगीर खान का खून करवाने के लिए काफ़ी थी। उसने टेबल पर पड़ा शीशे का भारी एशट्रे पूरी कुव्वत से स्क्रीन पर मारा, जिससे वो टूटकर चिकनाचूर हो गई। सर, शाहजेब ने आगे बढ़ना चाहा, जब वो हाथ हवा में बुलंद करता करख्त आवाज़ में गुर्राया, शाहजेब, इन कुत्तों के मुंह जल्द अज जल्द बंद करवाओ। मजीद किसी किस्म की कोई भी न्यूज़ मीडिया पर नशर हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गेट इट? यस सर, डोंट यू वरी। शाहजैन ने फ़ौरन उसकी तायद में सर हिलाया। पोस्टमार्टम होते ही सलमान खान की डेड बॉडी को निगरानी में गाँव के लिए रवाना कर देना। यस सर, हम साथ होंगे। आप फैमिली के पास जाएँ। वह सब ऑर्डर देता पुलिस स्टेशन से निकल आया था। वी आर सो सॉरी सर, आपके लिए काफ़ी बैड न्यूज़ है। डॉक्टर के बाहर आते ही तलहा खान समेत सभी डॉक्टर की तरफ बढ़े। व्हाट हैपन डॉक्टर? प्लीज़ डू टेल अस। तलहा खान के हर अंदाज में बेचैनी और आवाज़ में एक कर्ब था। सर, बहुत कोशिश के बावजूद हम सरदार दावर खान को नहीं बचा पाए। आसमान टूटा था या बिजली की ज़ोरदार कड़क पैदा हुई थी, जिससे सबको अपना आप टुकड़ों में बढ़ता हुआ महसूस हुआ। उनकी अहलिया के सर पर शदीद चोटें लगने के बायस उनका ब्रेन आधे से ज़्यादा नाकारा हो चुका है। सादा लफ्ज़ों में बयान करें तो इसका मतलब है वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुकी हैं। उनका पूरा बॉडी शदीद ज़ख्मी है, जिसका ट्रीटमेंट जारी है। तपते हुए सहरा से नंगे पाँव गुजरना किसे कहते हैं, ये इस वक्त खान हवेली के अफराद से बेहतर कोई नहीं महसूस कर सकता था। दिलावर खान की आंखों के सामने अंधेरा जबकि सर चकराने लगा था, और सरदार हशमत अली खान। तलहा खान का जी चाहा अपने सामने खड़े उस सफाक मसीहा के मुंह पर पट्टी बांध के हमेशा हमेशा के लिए उसकी ज़ुबान पर कुफर डाल दे। आलमगीर खान के कदम कॉरिडोर के बीचों बीच जकड़ चुके थे। उसे लगा जैसे दिल और दिमाग उसके जिस्म का साथ छोड़ने वाले हों, लेकिन नहीं, अभी तो उसे मजीद कुछ सहना था। बहुत माजरत के साथ, लेकिन सरदार हशमत अली खान को अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी बिस्तर पर ही गुजारना पड़ेगी। क्या मतलब है? सबका दिल डूबने लगा। सरदार साहब की दोनों टांगें घुटनों से बिल्कुल जुदा हो गई हैं। उनकी रीढ़ की हड्डी भी डैमेज हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद आप लकी हैं कि वो अभी तक अपनी सांसें ले रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। आप सरदार दावर खान की डेड बॉडी ले जा सकते हैं, जबकि बाकी दोनों पेशेंट अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे। बाबा! इससे पहले दिलावर खान ज़मीन पर पीछे की जानिब गिरते आलमगीर खान ने भागकर उन तक पहुंचते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह उन्हें गोद में लिया था। अगली सुबह का सूरज किसी बदरू से कम नहीं था। सरदार दावर खान और सलमान खान की मैयतें जब गांव पहुंची तो दोनों बाप बेटे की मौत पर गांव में कोहराम मच गया। खान हवेली में सफ़े मातम बिछ चुकी थी। ख़वातीन के रोने पीटने की आवाज़ें हवेली के चप्पे चप्पे में गूंज रही थीं। अपने जिगर के टुकड़े और जवान पोते को यूं अपनी नींद सोते देखकर खानम साईं का कलेजा मुंह को आ रहा था। पूरा गाँव और गर्दनवा के सारे गाँव के लोग इस वक्त खान हवेली में मौजूद थे। हवेली का हर फर्द खून के आंसू रो रहा था। वसी रकबे पर फैली हवेली में लोगों का रश। हवेली के हनी गेट तक आने के बावजूद सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। परी, उसने परी को बड़े से पत्थर पर बिठाया और खुद उसके ऐन सामने घुटनों के बल ज़मीन पर बैठकर उसके नरम और मुलायम छोटे छोटे हाथों को अपने मजबूत हाथों में लेते हुए धीरे से पुकारा। मैं सुन रही हूँ। उसकी आवाज़ मध्यम होने के बावजूद परी मुजस्मे समात बनी उसकी जानी मुतवज्जा थी। परी, वालदैन दुनिया से गुजर जाएं तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। औलाद के अंदर कभी ना ख़त्म होने वाला ऐसा खलल रह जाता है कि ख्वाह कोई शख्स कितनी ही भरपूर शख्सियत का हामिल क्यों ना हो, उसके खमीर में भी खुद अजियत ही शामिल हो जाती है। वो शायद दिल में एक अजीब सा दर्द और दिमाग लम्हा लम्हा कुर्ब में मुब्तला रहता है। इंसान बज़ाहिर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए, खुद को एक खुशनुमा ढांचे का रूप तो दे देता है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल टूट जाता है। और जानती हो, किसी भी इंसान को इतनी गहराई तक तोड़ने में हमेशा अपनों का हाथ होता है, और मेरे साथ भी तो यही हुआ है। मुझे भी तो पल पल अजियत की भट्टी में इस कदर सुलगाया गया कि बहुत तेज़ी से वो आग मेरे पूरब में सरायत करती चली गई। ऐसी भड़कती हुई आग के शोले जो हर शय को अपनी लपेट में लेने के दरपे हों। वो उसके हाथों की पुश्त को अपनी नरम उंगलियों में लम्स पहुंचाता अपने माजी में गुम हो गया था। खान हवेली का खून होने के बावजूद हमेशा मुझे मेरे बाबा का बेटा जानकर हर लम्हा तकलीफ से गुजारा गया। वो बचपन, जब बच्चा हर फिक्र से आज़ाद अपनी बेपरवाह दुनिया में गुम रहते हुए एक आज़ाद ख्याल ज़िंदगी जीता है, जब वो अपने छोटे छोटे ख्वाबों के महल तामीर करता है, मैंने उसी ज़िंदगी में हवेली वालों की चाकरी शुरू कर दी थी। हाँ, मुझे 2 वक्त के खाने और सोने के लिए एक बोसीदा बिस्तर के इवज़ दिन भर मुझसे कोहलू के बैल की तरह काम लिया जाता, लेकिन मुझे उफ़ तक करने की इजाज़त नहीं थी। फिर जब सलमान खान की हवेली के वारिस के तौर पर इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी हुई तो पूरे इलाके में शादियाने बजाई गए, देगें चढ़ाई गईं, जश्न बनाए गए। क्यों ना मनाए जाते, आखिर आला नस्ब खानदान का वारिस हुआ था। सलमान खान की पैदाइश पर हवेली में तो बहारात थी ही। मेरी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। आखिर मेरा एक साथी आ गया था, जिसके बड़े होते ही हम दोनों में दोस्ती हो गई, और मेरे साथ खेलने वाला भी आ गया था। मैं इन्हीं सोचों में गुम, अपनी ही खुशियों में इस कदर मस्त था कि ये तक भूल गया कि जिस हवेली के बड़ों को मेरी ज़ात एक आंख नहीं भाती, जिस हवेली का हर फर्द मेरा दुश्मन है, फिर उस हवेली का पोता मेरा दोस्त कैसे बन सकता है।
सलमान खान हवेली का सबसे बड़ा पोता था, जिसकी नाज बर्दारियाँ भी उसके शायान शान ही की जाती थीं। मैं 5 बरस का था, सलमान खान 3 बरस का, जब हवेली में आलमगीर खान की आमद ने जैसे हर शय को मजीद ज़िंदगी बख्श दी। और उसके बाद 1 साल बाद तलहा खान की पैदाइश पर सरदार हशमत अली खान की गर्दन मजीद गरूर से अकड़ गई। आखिर हवेली में यके बाद दीगरे 3 पोतों की आमद से उनकी शख्सियत में अकड़ क्यों ना आती। वक्त पर लगाकर उड़ता गया और उस वक्त के साथ साथ हम बड़े होते गए। मैंने बारहा सलमान खान से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा मुझे देखकर यूं पीछे बिदकता जैसे मुझे अछूत की बीमारी लाहिक हो। सलमान खान हर अंदाज में अपने बाप का परतू था। आलमगीर खान भी हमेशा मुझसे खिंचा खिंचा सा रहता था। सलमान खान और दावर खान के जनाजे जब हवेली से उठाए गए तो गोया को हराम समझ गया। जवान पोते और बेटे की मौत पर खानम साईं को गशी के दौरे पड़ रहे थे। यास्मीन बेगम, जैतून बेगम और पलवशे जो बार बार उनकी मैयत से लिपटने की कोशिश करती, आलम और तलहा खान ने उन्हें बहुत मुश्किल से संभाला था। हमायूं की बाहों के हसार में फर्श पर बैठी जरमीन ने उसके कंधे पर सर टिकाए, किस्मत की इस सितम ज़रीफ़ी और अपनी बदनसीबी पर साकित नज़रों से अपने बाप जैसे शफीक ताया और शोहर को अपनी नींद सोते देख रही थी। लेकिन उसकी आंख से एक आंसू भी नहीं टपक रहा था। वो जो लुट पुट चुकी थी, छोटी सी उम्र में बेवगी की चादर ओढ़ना जिसका मुकद्दर बन चुका था। कितना बदकिस्मत था उसका बेटा जो दुनिया में आते ही बाप के साए से महरूम हो चुका था। मैयतों को तदफीन के लिए ले जाया जा चुका था। जनाजे में शरीक इलाके भर के मर्द हजरात में से चंद एक की आंखें बरसी थीं। बेशक मौत बरहक है, जिसका जायका हर जी रूह को चखना है, लेकिन मौत पर बहाए जाने वाले अश्क भी उस शख्स के हिस्से में आते हैं जो पीछे रह जाने वाले के दिल में अच्छा नक्श छोड़ चुका हो। शायद यही वजह थी कि इलाके के बहुत बड़े सरदार होने के बावजूद महज उनके बुरे रवैये की वजह से उनके इस जहान फानी से कूच कर जाने पर किसी को कोई मलाल नहीं था। मगरिब होने को थी। तदफीन के बाद सब हवेली वापस लौटे तो हवेली में शोक का आलम था। चंद करीबी रिश्तेदारों के अलावा सब अहले इलाका, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार तदफीन के बाद अफसोस करके और खाना खा के जा चुके थे। दिन भर लोगों के हजूम में भी आलमगीर खान ने कई बार अदी की गैर मौजूदगी को बड़ी शिद्दत से महसूस किया। कब्रिस्तान से वापसी पर सब मेहमानों को रुखसत करके जब वो हवेली लौटा तो रात के 10 बज रहे थे। जब वो उसे कहीं चलती फिरती नजर आई तो एकदम से उसके दिलो दिमाग में खतरे की घंटी बजी। लाउंज का दाखिली दरवाज़ा अबूर करके अंदर आती उसने अदी के कमरे का रुख किया, लेकिन खाली कमरा देखकर उसके आसान खता होने लगे। रशीदा, रशीदा, जो सबको ज़बरदस्ती 2-2, 3-3 नवाले खिलाकर उनके कमरों में छोड़कर आ रही थी, आलमगीर खान ने उसे देखते ही पुकारा। जी साहब जी। रसोई की तरफ जाते रशीदा के कदम रुक गए थे। अदी कहाँ है? उसके करीब आते ही आलम ने पूछा तो रशीदा सटपटा गई। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, अदी कहाँ है? उसे खामोशी से निगाहें चुराते देखकर आलम ने ऊंची आवाज़ में अपना सवाल दोहराया तो उसकी करख्त आवाज़ पर रशीदा फौरन सहम के पीछे हुई। साहब मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अदी बीबी को कल सुबह से नहीं देखा। व्हाट? क्या बकवास कर रही हो? कहाँ गई है वो? आलम की आवाज़ में पहले से ज़्यादा सख्ती थी। साहब मैं नहीं जानती। आलमगीर खान उसे कड़े तेवरों से घूरता मर्दाने की तरफ बढ़ गया। उसका दिल बार बार इस ख्याल पर लब्बैक कह रहा था कि कहीं बाबा साईं ने। इससे पहले आगे आलम को सोचना मुहाल लग रहा था। मर्दाने के करीब पहुंचते ही अंदर से उठते शोर ने उसके कदमों की रफ्तार मजीद बढ़ा दी। अदी कहाँ है? कहाँ है मेरी बहन? उसने जैसे ही अंदर कदम रखा, अंदर का मंजर देखकर आलम का खून खोल गया। कोई शख्स दिलावर खान का गिरबान दबोचे धाड़ रहा था। यावर खान भी उसके साथ गुत्थम गुत्था होते देख रहे थे। मर्दाने में यावर खान और उनके अलावा कोई नहीं था। उसने तूफान की सी तेजी से आगे बढ़कर उसे पीछे से घेरा और जोरदार तमाचा उसके मुंह पर रसीद करते हल्के बल चीखा। हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप के गिरबान पर हाथ डालने की? साबिर, तुम? साबिर इलाही जो उसके धक्का देने पर दीवार से जा लगा था, अगले ही लम्हे खुद को संभालते हुए आग बरसाती निगाहें उस पर जमाता उस पर झपटा। कहाँ छुपाया है मेरी अदी को? बता। साबिर अपनी हद में रहो, ये बात करने का कौन सा तरीका है? आलम ने उसके दोनों हाथ एक झटके में पीछे करते हुए सख्त नजरों से उसे घूरते हुए कहा। यही तुम लोगों के अंदाज में बात करने का असल तरीका है मिस्टर आलमगीर खान। कहाँ है अदी? बुलाओ उसे, मैं लेने आया हूँ। साबिर का अंदाज पहले से ज्यादा दो टोक था। दिलावर खान ने गुस्से में काबू पाने के लिए हाथों की मुठ्ठियां भेज रखी थी। साबिर तुम बैठो, आराम से बात करते हैं। बस यावर खान बस, मैं यहाँ मुआहिदे तय करने नहीं आया, बल्कि इस दोजख में जलती अपनी बहन को लेने आया हूँ। जल्दी बुलाएं उसे, मेरे पास वक्त नहीं है। यावर खान के कहने पर उसने हाथ उठाकर अटल लहजे में कहा तो आलम ने अपनी आंखों को मेज कर जैसे खुद को ठंडा किया और अपने सामने खड़े शोला ज्वाला बने साबिर को तकते हुए बोला। अदी कल सुबह हवेली से जा चुकी है। आलमगीर खान, बेहतर होगा मुझसे टाकराबाजी पर उतरो, वरना मैं इस हवेली की ईंट से ईंट बजा दूंगा। उसके करीब आता उसकी आंखों में आंखें गाड़े बोला तो आलम को जैसे आग ने चूल लिया। जस्ट शट अप साबिर, तुम मेरी हवेली में खड़े होकर मुझे ही धमकियां दे रहे हो? नहीं आलम साईं, इसे धमकी समझने की गलती कभी मत करना। तुम सबने दरिंदगी की जिस हद तक जाना था जा चुके हो, जो करना था कर चुके। वो सारा मामला मैंने अल्लाह के सपुर्द कर दिया। बेशक वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। जब वो जालिम की दराज रस्सी को खींचता है तो उसका अंजाम सलमान खान और दावर खान की तरह होता है। तुम सब अपनी फिक्र में लग जाओ, क्योंकि सालों साल से ली जाने वाली बेशुमार मजलूमों की आहें इस हवेली के बर्बादी को लेकर आएंगी। जहां तक बात मेरी बहन की है तो उसकी जानिब निगाह उठाने से पहले सोच लेना कि उसका भाई अभी जिंदा है। तुम्हारी बहन मेरी बीवी है। आलम उसकी आंखों में झांकता दांत पीसते हुए बोला। हाँ बीवी,
क्या तुम शोहर हो आलमगीर खान? तुम तो मुझे मर्द भी नहीं लगते। मुझे तो तुम्हारे मर्द होने पर भी शुबा है। साबिर, चीखो मत आलम साईं। तुम जैसे पैसे में लिपटे बेशुमार डिग्रियों को चाट कर फिरने वाले नाअहल जाहिल इंसान को चौक में उल्टा लटकाकर गोलियों से भून देना चाहिए। किस किस्म के तालीम याफ्ता इंसान हो तुम? किस उल्लू के पट्टे ने तुम्हें पुलिस का इतना बड़ा ओहदा देकर काबिल अफसरान के नाम पर बदनुमा धब्बा लगाया है? जब इंसाफ की बुनियादें घर से ना रखी जाएं तो बाहर ऐसी दानाई की मिसालें कायम करने वाले मुनाफिक होते हैं। तुम अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। वक्त का पहिया घूम चुका है जिसमें पिसना तुम सबका मुकद्दर है। कल शाम को आऊँगा। मेरी बहन हवेली के अंदर होनी चाहिए। साबिर नफरत भरी नजरों से सबको घूरता, उनके गिरेबान चाक करता, तनफन करता मर्दान खाने से निकल गया। अदी कहाँ है बाबा? उसके जाते ही आलम ने अपना रुख बाबा साईं की तरफ करते हुए सपाट लहजे में पूछा। हमें क्या खबर वो लड़की कहाँ गई? दिलावर खान जो पहले ही भरे बैठे थे अपने बेटे के यूं दंदनाते हुए उनके सामने आकर पूछना उन्हें नाकाबिले बर्दाश्त लगा था। बाबा, अदी कल सुबह सवेरे से हवेली में नहीं है। आप सब ने उसे मिलकर गायब करवाया है। बाबा मुझे बताएं कहाँ है अदी? उसने बाबा साईं के पलंग के साथ रखी लकड़ी की तपाई पर रखी एस्ट्रे को बेदर्दी से शिद्दत से ज़मीन बोस किया तो दिलावर खान का दिल जोर से धड़का। आलमगीर खान भड़कने के बजाय तहम्मुल से काम लोगे तभी मसाइल हल हो सकते हैं। अपने बाबा से क्या पूछते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ, खुदा गवाह है कि अदी के गायब होने में हमारा कोई हाथ नहीं। हम नहीं जानते वो कब, कहाँ, कैसे और किसके साथ गई है। यावर खान के इंकशाफ पर आलमगीर खान को अपने कदमों के नीचे से ज़मीन खिसकती हुई महसूस हुई। बेख्तियार उसने दीवार का सहारा लेते हुए दाएं हाथ से पेशानी को मसला। चंद लम्हे यूं ही दीवार के साथ टेक लगाकर साकित खड़े रहने के बाद वो बाहर जाने लगा जब यावर खान की फिक्र में डूबी आवाज़ उसकी समातों से टकराई। आलम, कहाँ जा रहे हो? तुम परेशान मत हो, अदी मिल। चाचा साईं, दुआ करो वो जिंदा मिल जाए। जितना बुरा उसके साथ हो चुका है, हम सब उसके साथ जिस कदर नाइंसाफ़ी के मुर्तकब ठहर चुके हैं, उसका पछतावा नाकाबिले फरामोश होगा। दुआ करना मैं जल्द अज जल्द अपनी अदी तक पहुंच जाऊं, वरना क्या? यावर खान ने गोया दिलावर खान के अल्फाज को जुबान दी थी। वरना आप इस हवेली का तीसरा बेटा भी खो देंगे। अल्फाज थे यहाँ कोई तेज़ धार हथियार का वार जिसने दिलावर खान की रूह तक को छलनी किया था। वो पलंग पर गिरने के से अंदाज में बैठते हुए अपने बाएं तरफ दिल वाली जगह को मसलने लगे। लाला, लाला साईं। आलम कमरे से बाहर जबकि यावर खान सीना मसलते लाला की तरफ लपके थे। यावर खान, मैं ठीक हूँ। तुमने आलम की आंखों में देखा था? उसकी आंखों में एक अजियत, अनजाना खौफ, हारने का डर और बहुत कुछ खो देने का एक कर्ब सा था। यावर, मैं अपना एक और बेटा नहीं खोना चाहता। तो तुम इस हवेली को बिखरने से बचा लो यावर। वह हनूस दिल वाली जगह पर हाथ फेरते बोलते हुए पलंग पर सीधे लेट चुके थे। चेहरे पर अजियत की बेशुमार लकीरें और आंखों से आंसू निकलकर कनपटी पर बह रहे थे। चोट जब दिल पर लगे तो उसका दर्द दशकों की मानिंद आंखों से टपकता है। दूसरी जानिब हुजरे के बाहर दीवार के पुल से लगकर खड़े तलहा खान नजरों ने बहुत दूर तक आलमगीर खान का पीछा किया था। उसने बहुत शिद्दत से कमरे से बाहर निकलते आलम को आंखें रगड़ते देखा था। उसकी चाल में लड़खड़ाहट उसे एक हारा हुआ शख्स जाहिर कर रही थी। वो जिसकी तलाश में खुद को फना करने वाला था इस बात से कतई अनजान था कि वो उसके जाने से पहले ही उसे खो चुका है। आई एम सॉरी आलम, तुम लौटे भी तो इस वक्त जब तुमने अदी के पास रुकने का कोई जवाब ही नहीं छोड़ा था। मैंने अदी की आंखों में उस बिखरती हुई लड़की को देखा है जिसे तुमने मुकम्मल तोड़ना चाहा, लेकिन अफसोस वो इस टूटने की वजह से ख़त्म नहीं हुई बल्कि उसका टूटना नई ज़िंदगी का आगाज़ लग रहा था। आलम, यू हैव लॉस्ट इट द अदी फॉर एवर। ये दर्द लाफना तेरे नसीबों में नहीं था, ये कातिब तकदीर से तूने ज़िद करके लिया है। तलहा खान ने उसकी गाड़ी को गेट से बाहर निकलते देखकर जैसे उसकी हार की खबर सुनाई थी। बंद मुट्ठी से सिरकती रेत की तरह सज्जल खान की शख्सियत का गरूर भी उसी मिट्टी के नीचे दफन होता चला गया। मैं हर मोड़ पर कभी राह चलते और कभी सरे राह सलमान खान और आलमगीर खान से याराना जोड़ने की कोशिश में रहा, लेकिन हर बार मुझे नापसंद किया गया। कभी मुसरत, कभी रुसवा, कभी धुतकारा और अक्सर बेदर्दी से फटकारा गया हूँ। मैं भी कितना ढीठ था, इतनी तजलील के बाद भी उनकी जानिब बढ़ने की जिद, क्योंकि मैं अकेला था। मुझे किसी दोस्त हमदर्द की ज़रूरत थी, लेकिन जिनकी किस्मत में महरूमियाँ लिख दी गई हूँ उन्हें फिर बहुत कम ही मोहब्बत रास आती है। वो पत्थर पर उसके साथ बैठा हुआ उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए बोल रहा था। खान, तलहा लाला भी तो थे, आप उन्हें दोस्त बना लेते। या फिर लाला ने भी आपका साथ कबूल नहीं किया? परी ने उसे देखते हुए मासूमाना अंदाज में कहा। नहीं, तलहा खान सबसे अलग ना सही, सब जैसा भी नहीं है। वो मेरा दोस्त तो नहीं बना, लेकिन कभी मुझे सबकी तरह अंडर एस्टिमेट भी नहीं किया। वो अपने माहौल में मस्त रहने वाला इंसान था। हाँ, जब हमने स्कूल जाना शुरू किया तब वो अक्सर मुझसे अपना लंच और पॉकेट मनी शेयर करता था, क्योंकि मुझे छुट्टी के बाद हवेली आकर खाना खाना पड़ता। तो माँ आपको लंच नहीं देती थी? आई मीन पॉकेट मनी भी नहीं। परी ने अपने खुश होंठों पर जुबान फेर कर उन्हें तर्क किया और निगाह चुराते हुए पूछा। नहीं, सर्द अंदाज में यकलफ्ज़ी जवाब आया था। फिर आपको स्कूल में पढ़ने की इजाज़त किसने दी? मैंने खुद। परी ने देखा वो उसका हाथ छोड़ चुका था। मतलब ये कि मुझे स्कूल जाना था और मैं बच्चा होकर किसी भी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता था, लेकिन पढ़ने के जुनून पर कोई समझौता नामुमकिन था। वो पत्थर से उठकर दूर खड़ा हो गया। परी ने ताज्जुब से उसे देखते हुए बहुत मुश्किल से खुद को बोलने पर आमादा किया।
और इसके लिए आपने लड़ाई की बाबा साईं से? शायद। और जिसकी इजाज़त के बाद मेरे लिए ये सज़ा भी मुख्तस की गई कि स्कूल जाना अगर मेरी ज़िद है तो वापसी पर अस्तबल से लेकर डेरे की सफाई करना भी मेरी जिम्मेदारी है। फिर आप करते थे? उसके खामोश होने पर उसने आंखें ज़ोर से मीचते हुए पूछा। हाँ, क्योंकि अपने जुनून को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता था। कैसा जुनून? परी को इस पर बहुत हैरत हुई थी। उसका जवाब मैं सिर्फ खुद को देता हूँ। वो जो उसकी जानिब देख रहा था रुक मोड़कर हर तरफ सब्ज रंग की चादर की तरह फैले घास को देखने लगा। मैं समझ गई। खान हवेली में सबको बर्बाद करने का जुनून। ना जाने क्यों इस बात को छुपाना परी को सख्त नागवार गुजरा। वो उसकी पुष्ट पर घुर्ती रख कर बोली, लेकिन सज्जल खान की जानिब से उसके इजहार ख्यालात पर किसी किस्म का कोई रद्द अमल ना आना ये साबित करता था कि उसे हर तरह से सोचने की इजाजत है। और यही बात परी को सुलझा गई, जिसे उसने बर वक्त सबर के कड़वे घूंट के साथ निकला और मजीद गोया हुई। तो क्या आलमगीर खान और सलमान लाला के साथ तुम्हारी दुश्मनी की वजह तुमसे दोस्ती ना करना था, या फिर उसके पीछे कुछ और सदेबाब पोशीदा है? नहीं, आलमगीर खान मुझे कभी काबिल नफरत नहीं लगा, बल्कि रहम आता था उस शख्स पर जो हमेशा कठपुतली बनकर सलमान खान के इशारों पर नाचता था। परी की तरफ मुड़कर बोलते हुए सज्जल खान लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट रेंगी थी, जबकि आंखों का सड़पन थोड़ा कम हुआ था। परी ने घनेज से दबी गजाली आंखें उठाकर उसके उबरू शख्स को देखा था। नहीं समझी। सज्जल खान ने दाएं अबरू चुकाते हुए पूछा, तो परी ने सिर्फ उसे देखने पर ही इत्तफाक किया। आलमगीर खान मुझे नापसंद करता था, लेकिन सलमान खान के अंदर मेरे लिए पलती नफरत और मनफी सोचों ने आलम को भी अपने गर्दाब में फंसाना शुरू कर दिया। मुझसे 5 साल छोटा होने के बावजूद सलमान को मुझसे खार था। उसने रफ्ता रफ्ता अपनी सोचों को आलम के अंदर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। और आलम। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद वो दोबारा बोला। आलम वाकई लकीर का फ़कीर साबित हुआ। सलमान खान और आलमगीर खान बड़ी सी गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते थे, जिनके साथ 2-3 पहरेदार भी हुआ करते थे, और मैं पैदल जाता। मैं, सलमान और आलम हम जमात, जबकि तलहा हमसे जूनियर था। सलमान ने स्कूल में भी मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। उसकी मेन वजह मेरा होनहार तालिबे इल्म होना था। हाँ बिल्कुल, स्कूल से वापसी पर सलमान और आलम का लाडलापन शुरू हो जाता, जबकि मैं डेरे पर अपने काम में मसरूफ़ हो जाता, क्योंकि मुझे जल्द अज जल्द काम ख़त्म करके बढ़ना होता था। सलमान का दिमाग पढ़ाई से ज़्यादा मुझसे नित नए पंगों के बारे में सोचता था। हम तीनों 8वीं जमात में और तलहा खान 7वीं जमात का स्टूडेंट था। मैं स्कूल का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के बावजूद हर टीचर का पसंदीदा बच्चा था। मुसलसल 7 से हर जमात में टॉपर रहने की वजह से मेरा दिन रात मेहनत करना था, और मेरी इसी काबिलियत ने खान को मेरा दुश्मन बना दिया। लेकिन मैं इस बात से अनजान था। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि उस दिन मुझे मौसमी बुखार था। स्कूल से वापसी डेरे पर आया। सफाई सुथराई का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं आराम करने के बाद सिर्फ अगले दिन स्कूल में होने वाले टेस्ट की तैयारी करना चाहता था, लेकिन यह बात सरदार हशमत के पोते को सख्त नागवार थी, क्योंकि अगले दिन उसने टेस्ट में फेल हो जाना था। पर इन्हें उसके सुर्ख पड़ते चेहरे और आंखों में दौड़ती लाली को बहुत गौर से देखा था। जानती हो, तुम्हारा दादा बहुत जालिम था। उसे बीमार बच्चे पर तरस नहीं आया, लेकिन अपने लाडले पोतों की शिकायत पर मुझसे ज़बरदस्ती काम करवाया गया। मेरे इनकार की सूरत में डेरे के सरबराह को मेरी धुलाई करने की इजाज़त भी थी। मेरा जिस्म सख्त बुखार में फनक रहा था, लेकिन मुझे आलम और सलमान खान दूर खड़े मेरी बेबसी पर कह लगा रहे थे। और तब ये पहला मौका था जब मुझे सरदार हशमत अली खान और आलम सलमान से नफरत महसूस हुई। मैं अस्तबल में घोड़ों को भूसा डाल रहा था, इस बात से अनजान के कमरे में सलमान और आलम मेरे साथ सारे नोट सुपुर्द आतिश करके जा चुके हैं। मैं कमरे से वापस आया तो मेरा बदन टूट रहा था, लेकिन जैसे ही मेरी निगाह स्याह राख पर पड़ी तो मेरी आंखें फट पड़ीं। खाली बैग खाली पलंग पर पड़ा था, जबकि सारी किताबें जल चुकी थीं। मैं भूल चुका था कि मेरा अंग अंग तांबे की तरह तप रहा है। मुझे याद था तो सिर्फ यह कि मेरा दिल टूट रहा था। मेरे सपनों को आखिरी नज़र कर दिया गया था। दूसरी बार, हाँ तब दूसरी बार मेरी नफरत ने सर उठाया और मैं हवेली में आ गया। खान। काफ़ी देर छाई खामोशी को परी की आवाज़ ने तोड़ा था। खान। वो पत्थर से उठकर उसके सामने आ गई। यू नो वट परी, मेरी माँ मर चुकी थी, लेकिन उस दिन मुझे लगा नहीं, एक ही बार उसका सांसों से रिश्ता नहीं टूटा, बल्कि उसे हर रोज़ मारा जाता है। ताने जश्नों से उसकी रूह और मनो मटी तले दबे उसके वजूद को मिसमार किया जाता है। पहाड़ी से नीचे गहरी खाई पर जमी उसकी आंखों में खून छलक रहा था। चेहरे का हर उस तरह हुआ था, जबकि हाथ की मुठ्ठियाँ इतनी ज़ोर से भेज रखी थी कि सब आंतें उभर रही थीं। मतलब? परी को उसकी तरफ देखना मुहाल लगा था। उसने तूग निकलते हुए बामुश्किल खुद को बोलने पर उकसाया। मैं सलमान और आलम से उस दुश्मनी की वजाहत लेने आया। इससे पहले मैं हाल में दाखिल होता अंदर होने वाली गुफ्तगू ने मेरे कदम दरवाजे पर ही रोक दिया। कैसी गुफ्तगू? उसकी हर बात के साथ परी के दिल की धड़कनों की रफ्तार भी बढ़ रही थी। सरदार हशमत अली खान, तुम्हारे अब्बा हजूर, चचा ताया खानम, तुम्हारी माँ और चची ताई समेत आलम, तलहा, आइल और सलमान खान भी हॉल में रखे गए आलीशान सोफों पर विराजमान थे। यूं कह लो बैठक लगी हुई थी, ऐसी बैठक जिसमें मेरी माँ की किरदार की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। अतिया फूफो ने भाग
जस्ट शट अप परी। इससे पहले उसकी बात मुकम्मल होती सज्जल खान उसके कंधों से दबोचे इतनी ऊंची आवाज़ में धाड़ा कि परी को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। उसके बेहद करीब उसकी आंखों से लपकते शोले और चेहरे पर पड़ती उसकी सांसों की हिद्दत से परी को अपना चेहरा झुलसता हुआ महसूस हुआ। सज्जल खान प्लीज़। समंदर का रूप धारती आंखें और कपकपाते लबों की फरियाद भी सज्जल खान को मोम ना कर सकी। वो खून बरसाती निगाहें उसके अश्क भरी नजरों में गाड़े धाड़ा। मेरी माँ ने शादी की थी, कोई गुनाह नहीं। मेरे बाप के निकाह में थी, ना कि हराम बंधन में। उसे पसंद की जिंदगी गुजारने का हक था, ना कि घुट घुट कर जीने का। वो खुशियों की हकदार थी, लेकिन खान यू आर हर्टिंग मी। कंधों के नरम गोश्त में खुपती उसकी सख्त हाथों की उंगलियों से दर्द पहुंचाते कहराने पर मजबूर कर रही थी। ओह, तुम कितनी नाजुक मिजाज हो ना। हल्का सा दबाव तुम्हें तकलीफ से दो चार कर देता है। तो फिर सोचो सोचो उस लड़के के बारे में जिसके सामने उसकी माँ के किरदार को दागदार किया जाता था, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाती थी। सिर्फ एक लम्हे के लिए खुद को उस जगह पर रख कर देखो, जब दरवाजे की ओर में खड़ा बच्चा अपने माँ बाप के पाकीज़ा रिश्ते की बेहुरमती होते सुन रहा था, और तुम उस लम्हे वहाँ होती तो क्या ये सब बर्दाश्त कर लेती? बोलो परी, क्या ये काबिल बर्दाश्त है? उसने कंधों से झंझोड़ते हुए से बोलने पर उकसाया तो रोती हुई परी का सर खुद ब खुद नफ़ी में हिलने लगा। तो फिर मैं कैसे सह लेता कि मेरे वालदैन को मौत की घाट उतार देने वाले जालिम दरिंदे उनकी रूहों को भी बेचैन रखें। अपनी पगड़ी को ऊंचा रखने के लिए, अपनी शान शौकत के मीनार बुलंद रखने के लिए वो कितनी बेदर्दी से मेरी माँ के नाम को बदनाम कर रहे थे। अपने अंदर पलती नफरत को बच्चों में अंडेल कर खुद बहुत महान और मेरी माँ को नीच जात करार दे रहे थे। तब ठीक उसी लम्हे मेरे अंदर सोया हुआ सरकश सज्जल खान बेदार हुआ, जो उन सबकी ज़बानों को गुद्दी से खींच लेना चाहता था। खान हवेली को नीस्तो नाबूद कर देना चाहता था। मैं बिखरे हुए शेर की तरह तुम्हारे बाबा यानी दावर खान पर झपटा, जो अपनी गंदी जुबान से मेरी माँ का जिक्र करते हुए ये तक भूल बैठे थे कि अतिया खान उनकी माँ जाई है। कोई माँ, कोई बाप और फिर भाई इतना सफाक कैसे हो सकता है? मेरी जुबान हर फर्द को सिर्फ मुगलजात से नवाज रही थी। लेकिन जानती हो फिर क्या हुआ? उसने बेतासुर निगाहों से लट्ठे की माने सफ़ेद पड़ते परी के चेहरे को देखते हुए पूछा। खान। परी को अपना आप गहरी खाई में गिरता हुआ महसूस हुआ। उसने पहलू में गिरा हाथ उठाकर सज्जल खान के चेहरे पर रखा। उसके हाथ में वाज़ेह कपकपाहट थी। खान, आई एम सॉरी। चंद आंसू पलकों के बाढ़ तोड़कर बह निकले थे। वही हुआ जो मेरी माँ और पापा के साथ हो चुका था। खान हवेली वाले अपने खिलाफ बोलने वालों की जुबान काट देते थे, गिरे बांध तकाने वाले हाथों को तोड़ देते और अपनी तरफ उठने वाली निगाहों को नोच लेते थे। मेरे इस अमल ने हाल में मौजूद सभी नफूस के अंदर आग भड़का दी थी। मेरी गुस्ताखी पर पहला थप्पड़ सरदार हशमत अली खान की तरफ से मेरी रूह पर लगा था। खानम साईं का भी बेटे का गिरेबान दबोचे जाने पर गम गुस्से से बुरा हाल था। सलमान खान तो मौके की तलाश में था। उस हाथापाई में उसने दिल खोल कर लातों मुक्कों की सूरत में अपनी सारी नफरत मुझ पर बरसाई थी। यहाँ तक कि मेरे जिस्म पर उसके वहशियाना सलूक का एक एक निशान अपनी छाप छोड़ चुका था। मेरा सर लाउंज के दरवाजे की टक्कर लगने की वजह से मेरी कनपट्टी से निकलता खून पूरे चेहरे पर नक्श बना रहा था। और यकीन करो, सलमान को रोकने वाला कोई नहीं था। सोफे पर बड़े क्रोफर से टांग पर टांग चढ़ाकर बैठे सरदार हशमत अली खान मुस्कुराती नज़रों से अपने पोते की दरिंदगी को देख रहे थे। हाँ, शायद उनका सीना और चौड़ा हो गया था। इतनी सारी गुफ्तगू के दौरान पहली बार सज्जल खान की आंखों से एक आंसू टपका था, जिसे अगले ही पल उसने उंगलियों की पुरों पर लेकर हवा में उड़ा दिया। हवेली का मुलाजिम मुझे डेरे पर लाया। मेरे माथे पर मरहम पट्टी लगाकर पट्टी बांधी और जख्मों से चूर जिस्म पर लगी मरहम अगरचे सुकून देने लगी, लेकिन जो चोटें रूह पर लगी हों उसका मरहम किसी के पास नहीं था। रूह पर लगे जख्म हमेशा नासूर बन जाते हैं परी। ऐसा नासूर जो रिश्ता हुआ हमेशा आपको एक दर्द में मुब्तला रखता है। वो पूरी शब रोते हुए मैंने माँ बाबा को बहुत याद किया। अगले रोज़ एक और बुरी खबर मेरी मुंतज़िर थी। मेरे स्कूल जाने पर सख्त किस्म की पाबंदी लग चुकी थी। वावेला मचाने पर मेरी टांगें तोड़ देने का हुक्म जारी हो चुका था। उनकी सफाकियत पर मेरा दिल खून के आंसू रोता। कभी कभी, हाँ, कभी मुझे लगता मैं हवेली को आग लगा दूँ। सब ने मिलकर मुझे बर्बाद करने की ठान ली थी, और इधर डेरे पर मेरे अंदर सिर्फ इंतकाम की आग जल रही थी। ऐसी आग जो हर शय को जलाकर राख कर देने के दर पे हो। उसके बाद एक नए सज्जल खान ने जन्म लिया। बज़ाहिर नॉर्मल अंदाज में ज़िंदगी का हर दिन गुजारता सज्जल खान अंदर ही अंदर सरकश इंसान बनता जा रहा था। मेरा काम अब सिर्फ डेरे की नौकरी, हवेली वालों की चाकरी करना था। हवेली में दब के रहने के बदले मुझे खाना फराहम किया जाता, और डेरे की नौकरी के लिए मैंने बाकायदा तनख्वाह लेने का ऐलान कर दिया, जिस पर सरदार हशमत अली खान को कोई एतराज़ नहीं था। पूरे इलाके में सरदारों की मलकियत होने का सबसे ज़्यादा नुकसान पता है कौन उठाता है? सज्जल खान ने फटी आंखों के साथ अपनी तरफ देखती परी से पूछा, जिसका वजूद जल्जलों की जद में था। इस इलाके की औरतें। हाँ, डेरे पर बने हुजरे में हर शब चीखों की आवाज़ मुझे रात भर सोने नहीं देती थी परी। यू नो व्हाट, इलाके की कोई ऐसी मासूम लड़की नहीं होगी जिसे डेरे के पालतू कुत्तों ने काटा ना हो। औरत को मुफ्त का माल समझकर लूटा जाता था। इंसानियत से आ रही इन वहशी दरिंदों ने ना जाने कितनी कलियों को मसल डाला था। सिसकियों भरी रात उसी अंधेरे में कहीं दम तोड़ देती थी। दिन भर डेरे का माहौल साफ सुथरा दिखता, लेकिन अगली शब एक क्यामत लेकर आ जाती। बाबा साईं ने कभी नहीं
सजा नहीं दी। परी को लगा अगर वो मजीद कुछ देर खड़ी रही तो उसे अपने हवास खो देने थे। वो उसका हाथ छोड़ती नीचे बैठ गई। नहीं, क्योंकि असल छूट देने वाले ही तुम्हारे दादा हजूर और ताया थे। डेरे का हर मुलाजिम उनका वफादार था, फिर भला उन्हें किसी मामले में रोक टोक कैसे हो सकती थी। खैर, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में, और महीने जब 1 साल का हिस्सा क्रॉस कर चुके तो मेरी बर्दाश्त भी खत्म हो चुकी थी। परी, मुझे लगता है जैसे वो इन मासूम बेज़र और औरतों को नहीं बल्कि मेरी ही चीखें हैं जो मेरा कलेजा फाड़ रही थीं। मेरी पहली लड़ाई, या यूँ कह लो मेरे हाथों पहला खून, खास मुलाजिम मुरीद का हुआ था जब उसने 16-17 साल की लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाना चाहा। खून? मेरा मतलब तुमने कत्ल किया? वो खौफ से फैली आंखों के साथ सज्जल खान को देखती हुई यूं बिदकी जैसे बिजली की नंगी तार को छू लिया हो। हाँ, 3 कत्ल किए हैं मैंने, और एक पर भी नादिम नहीं हूँ। उसके बोलने का अंदाज कुछ ऐसा था कि परी की रीढ़ की हड्डी में सरसराहट दौड़ती हुई महसूस हुई। उसने चेहरे पर उमड़ते पसीने के नन्हे कतरों को हाथ की पुस से साफ करते हुए थूक निकला। 3? इससे पहले वो मजीद पीछे की जानिब खिसकती, सज्जल खान ने उसे कलाई से खींचकर अपने मुकाबिल कर लिया। हाँ, मैं 15 साल का था जब पहला कत्ल मुरीद का किया, जिसने मेरे बारहा मना करने के बावजूद उस लड़की के साथ ज्यादती करने की कोशिश की और बदले में उसे अब्दी नींद सोना पड़ा। वो इतने आराम से एतराफ़ कर रहा था जैसे कोई नेक काम करने के बाद अपनी तारीफ में रतबुल लिसान हो। बाबा? हर बात पर आपकी सुई बाबा साईं पर ही क्यों अटक जाती है परी? उसके फड़फड़ाते सुर्ख शंगरफी लबों पर सज्जल खान ने उंगली रखकर खामोश करवाते हुए कहा तो उसने बेख्तियार निचला लब दांतों तले दबा लिया। हाँ, सरदार हशमत अली खान को जब अपने पालतू वफादार मुलाजिम के कत्ल का इल्म हुआ तो उनका खून खोल गया था। मुझसे बात प्रस करने पर मैंने साफ लफ्जों में अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए कहा कि पिछले 11 बरस से जहालत के ठेकेदारों के जेर साया पल रहा हूँ, तो आदात भी तो उन्हीं की अपनाऊंगा ना। हाँ, बस मुझ में और इनमें सिर्फ एक फ़र्क है, वो गैरत के नाम पर हमेशा औरत को सज़ा देते थे। कभी कत्ल किया, कभी बेजुबान जानवरों की तरह कुर्बानी की भेंट चढ़ा दिया, और कभी उसे तय खाने में कैद करके बाकी की ज़िंदगी उन्हें दरो दीवार से टकरा कर मरने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मैं पहली बार गैरत के नाम पर मर्द को कत्ल करने की बुनियाद रख चुका था। मेरा पहला कत्ल डेरे पर रहने वाले हर कुत्ते को मेरे खिलाफ कर चुका था। लेकिन तुमने वो मशहूर कहावत तो सुन रखी होगी कि नौकर के आगे चाकर, चाकर के आगे कोकर, कोकर के आगे पेशकार, 4 यार और चारों बेकार। बस उनका भी यही हाल होने वाला था। सरदार हशमत अली खान का ज़ाहिरी रवैया मेरे खिलाफ था, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा ये जुर्रतमंदाना अमल उनके दिल में खुशी की लहर बनकर दौड़ा था। इनफैक्ट मेरे हाथ में बंदूक देकर उनका सीना मजीद चौड़ा हो गया था, और 15 साल में पहली बार सरदार हशमत अली खान ने मेरे लिए कुछ बोला था। पहली बार उनका मेरे हक में बोलना उनके अपने गले का फंदा बनने वाला था। मुरीद के कत्ल का मामला तो ठंडा पड़ गया, लेकिन मेरे लिए बहुत सारे दुश्मन जगा गया। लेकिन सरदार साहब का दस्ते शफकत मेरे सर पे आ गया था तो समझो सज्जल खान ने अपनी जीत की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। सरदार साहब का राइट हैंड बनने के लिए मुझे हर काम की आज़ादी मिल चुकी थी। यू नो वट परी, मुझे तलहा खान से बहुत उनसियत है। पे दर पे किए जाने वाले इंकशाफात में ये कैसा अजीब इंकशाफ था जिस पर परी को हैरत के शदीद झटके लगने लगे थे। उसने फटी आंखों से दर्द पड़ते चेहरे, कपकपाते हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाए धड़कते दिल के साथ सामने खड़े अपने शोहर को देखा, जो एक पहेली, एक मुहम्मे से कम नहीं था। इससे पहले सज्जल खान मजीद किताब के मजीद और आग पलटता, मोबाइल की घंटी ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। धानी मोबाइल पर ब्लिंक करता। फरहाद कॉलिंग देखकर वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया और कॉल रिसीव करके मोबाइल कान से लगा लिया। हाँ दानी, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। ओह सो सैड। कब हुआ इंतकाल? नहीं, डोंट यू वरी यार। नहीं नहीं, हम बस निकल रहे हैं। उसके कोड वर्ड में की जाने वाली बातें परी के सर के ऊपर से गुजर रही थीं। चलो परी। चंद बातों के बाद वो फ़ोन बंद करके अपने कोट की जेब में डालता उसके करीब आया और उसकी कलाई अपने हाथ में लिए पहाड़ी से उतरने लगा। मगर कहाँ? उसके पूछने पर जवाब न तारी। वो यूं ही अपनी संगत में लिए पहाड़ी से लेकर अपने बंगले की पोर्च में खड़ी गाड़ी तक आकर उसका हाथ छोड़ा तो परी उसे गुस्सीली निगाहों से घूरती तड़क कर बोली, सज्जल खान, तुम समझते क्या हो खुद को? कभी मेरी बात का जवाब एक ही पूछने पर भी दे दिया करो। सलमान खान और तुम्हारे बाबा सबको छोड़कर जा चुके हैं। वो उसे गाड़ी में बिठाकर खुद दूसरी तरफ से उतरकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला। उसका अंदाज इतना आम, अल्फाज इतने शफाफ थे जैसे वो कोई मौत की खबर नहीं बल्कि किसी को जिंदगी की नवीज सुना रहा हो। क्या कहा? परी को लगा जैसे किसी ने उसके सर पर बम फोड़ा हो। उसे अपनी ही आवाज़ खाई से आती हुई महसूस हुई। सज्जल खान ने कसदन उसे नहीं देखा था। उसका टूटना सज्जल खान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं तुमसे मुखातिब हूँ सज्जल खान, ये क्या बकवास कर रहे हो? बोलो, ये मजाक है? तुम मुझे खौफजदा कर रहे हो? कह दो हाँ परीशा खान, तुम्हें सहमा हुआ देखना मुझे राहत देता है। बोलो सज्जल खान। उसका बाजू झंझोड़ते हुए चीखी तो स्टेयरिंग पर रखा सज्जल खान का हाथ लड़खड़ाया था। नो परी, इट्स फैक्ट कि तुम्हारे लाला और बड़े बाबा सबको छोड़कर जा चुके हैं। तुमने मरवाया है ना? हाँ, तुम ही सबके दुश्मन हो। तुम सबको मार दोगे, एक एक करके सबको ख़त्म कर दोगे। वो हज़ियानी अंदाज में चिल्लाती उसे यूं पीछे बिदकी जैसे अगली मौत उसकी होने वाली हो। परी, स्टॉप दिस नॉनसेंस। उसे किसी और ने नहीं, अपने कारनामों के एवज मौत के मुंह में जाना पड़ा। इनफैक्ट हवेली वाले सिर्फ अपने गुनाहों का कफारा अदा करेंगे अब। कैसे कारनामे? तुम झूठ बोल रहे हो। आहिल खान का कातिल कोई और नहीं, तुम्हारा कज़न।
लाला, बहनोई सलमान खान था। आदि को हर लम्हे हरासा करने वाला कोई नहीं, सलमान खान था। इलाही मोहम्मद को जहर देके अब दी नींद सुनाने वाला कोई और नहीं, सलमान खान था। उसके बाद सज्जल खान आदि को हरासा करने से लेकर आयल खान के कत्ल तक एक एक बात परी को बताई तो परी को जैसे सकता हो गया। सज्जल खान खामोश हो चुका था, जबकि परी परी सीट की पुस्त से सर टिकाए अपनी नजरें यकटिक सामने रोड पर जमाए जैसे फना हो रही थी। उसे अपने एहसासात बर्फ होते हुए महसूस हुए। वक्त का पहिया घूम चुका था, जिंदगी एक अजीब डगर पर चल निकली थी। सलमान खान और दावर खान की मौत को एक माह से ज्यादा वक्त गुजर चुका था। ताहिरा बेगम को अस्पताल से घर ले आया जा चुका था। अक्सर उन पर पागलपन के दौरे पड़ने लगते, कभी बेतहाशा हंसती कह कह लगाती और कभी हाथ आई हर शय को तोड़ फोड़ कर रख देती। अपनी इस नीम हवास हालत के बाइस वो खुद को कई बार जख्मी कर चुकी थी, जिसके डर से अब उन्हें अक्सर कमरे में बंद रखा जाता था। सरदार हशमत अली खान की हालत इस नीम मुर्दा की तरह थी, जो ना बोल सकते थे और ना अपनी मर्जी से हरकत कर सकते थे। अगरचे एक मुलाजिम हमा वक्त उनकी खिदमत पर मामूर था, लेकिन कभी कभी उन्हें कमरे की वहशत काट खाने को दौड़ती और वो बेआवाज रोने लगते। उनके बेटे और पोते मुख्तलिफ डॉक्टर के पास लेकर गए, जिनका कहना था कि अगर उनका दिमाग मुख्तलिफ सोचों अजियतों की जंग से रिहा हो पाए तो वक्त के साथ साथ ये अपनी जिंदगी की तरफ लौट सकते हैं। लेकिन फिलहाल किसी को कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। जिंदगी की इस दहशत बला ने पूरी शिद्दत से आलमगीर खान पर अजियतनाक तन्हाइयों की अफरियत तारी कर रखी थी। जहां तक मुमकिन हो सका था उसने अदी की तलाश में चप्पा चप्पा छान मारा था, लेकिन उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं था। वो हर एक से कटकर ऐसे हालात में मुब्तला हो चुका था जहां हर तरह की बेबसी ने उसके वजूद को चारों तरफ से अपने हिसार में लिया हुआ था। हर सू ठहरे हुए सन्नाटे धीरे धीरे उसके दिल के मकीन बनते जा रहे थे। उसे महसूस होता जैसे इन सन्नाटों का शोर धड़कनों से कहीं ज्यादा था, जो लम्हा लम्हा गुजरते मालूम हो रही थी। सांसें कमजोर सीने पर बोझ बनकर चल रही थी। अक्सर उन जामिन सन्नाटों में खुद के कहीं खो जाने की आहटें सुनाई देने लगती। अपने आसपास दाएं बाएं आगे पीछे दिल धड़कनों में, यहाँ तक कि रूह को अदी की कमी खाई जा रही थी। वो उसकी तलाश में हर सुबह एक कदम के साथ निकलता और रात गए यूं ही खाली हाथ और एक और हार लिए वापस लौटना पड़ता। कभी कभी उसे अपना वजूद आहिस्ता आहिस्ता वीरान जमीन में धंसता हुआ महसूस होता, जहाँ उसकी सांसें सीने में अटकी खुद को अंधेरों की अथाह गहराइयों में डूबता हुआ सा महसूस होता। कभी यूं ही बेबसी की इंतहा को पहुंचते हुए वो बेआवाज रोने लगता। आज भी उस पर वही वहशत तारी थी। वो दालान में नंगे पैरों चलता, ना जाने कितना सिगरेट सुलगा चुका था। टेरेस पर खड़ा तलहा उसकी एक एक बेचैनी से वाकिफ था। शायद वो खुद बेबस था। अदी के वादों की जंजीरों ने उसे बहुत मजबूती से खुद में जकड़ा हुआ था, लेकिन बहुत जल्द उसने अदी से बात करने का इरादा बांध लिया था। वो इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि मोबाइल की बीब ने उसे सोचों के गर्दाब से बाहर पटका। स्क्रीन पर चमकता नंबर देखकर उसके लबों पर हल्की सी मुस्कान नमूदार हुई। कैसी है मेरी गुड़िया? सलामती भेजने के बाद उसने पूछा। लाला, आप मुझे लावारसों की तरह इस वीराने में फेंक कर खुद गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गए हैं। मतलब मेरी कोई वक्त नहीं है आपकी नज़र में? एक बार भी मेरा ख्याल छूकर नहीं गुजरा कि मैं कैसी हूँ, परेशान हूँ या? बस बस माय डियर नौटंकी, मैं सब जानता हूँ। जितनी आप इस वीराने में उदास मूरत बनी फिर रही हैं। क्या कर रही थी? तलहा खान ने उसकी दुहाइयों के आगे बंद बांधते हुए पूछा था। वो इस एक माह में अदी को इसके बंद खोल से निकालकर इस हद तक खुद से मानूस कर चुका था कि वो बिला झिझक उसे बात कर जाती थी। अब भी यकीनन वो अच्छे मूड में थी। तलहा खान, जो काफ़ी दिनों से जा नहीं पाया था, उसकी आवाज़ सुनकर मुतमईन सा हो गया। आपको याद कर रही थी लाला, कब तक आएंगे? उसकी आवाज़ में एकदम संजीदगी दर आई थी। खान को लगा जैसे वो वाकई उदास हो। अरे वाह, तुम क्या हर वक्त मुझे याद करके अपना वक्त बर्बाद करती रहती हो? 5 नॉवल बुक्स तुम्हें देकर आया था आदि। और सुनो, मैं बहुत जल्द ही चक्कर लगाने की कोशिश करूंगा और कम अज कम भी 3 नॉवेल्स की स्टोरीज मुझे सुनानी है। मतलब यार, मुझे कोई शगफ नहीं इन कुतब से, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये इंटरेस्ट मुझ में पैदा करो। मेरी बीवी को भी मैं अक्सर इंतहाई बोर इंसान लगता हूँ। अब तुम अपने लाला को सुलझा हुआ थोड़ा शौको शरीर सा इंसान नहीं बनाओगी तो क्या बीवी से ऐसी मदद लेता अच्छा लगूंगा? उसने जानबूझकर बात को मजाक का रंग दिया, जिसमें किसी हद तक वो कामयाब भी हो गया था। वो यूं बात करता चलता हुआ एक साइड पर आ गया था। लाला, जो आप इतनी मोटी मोटी कुतब देकर गए हैं, वो भी दिन रात लगाकर मैं अभी तक सिर्फ एक ही पढ़ पाई हूँ। इससे ज्यादा सफ़ात वाले नॉवेल्स नहीं थे? उसके तंज करने पर तलहा खान का फलक शगाफ कह कहा पड़ा था। अदी, इससे पहले वो मजीद कुछ बोलता, किसी ने उसके हाथ से मोबाइल झपटकर फौरन कान से लगाया था। लाला, आप अपनी अदी का मजाक उड़ा रहे हैं? ये क्या बदतमीजी है आलमगीर खान, मेरा मोबाइल वापस करो। अदी, अदी कहाँ हो तुम? हेलो 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 अदी। दूसरी तरफ से आदि टू टू की आवाज़ पर आलम को अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ। आलम, रिटर्न माई फोन डैम इट। तलहा ने मोबाइल झपटना चाहा, लेकिन आलम उसे पीछे धक्का देते हुए नंबर चेक करने लगा। तलहा खान एक बार फिर मोबाइल लेने के लिए बढ़ा और इसी गुत्थम गुत्था में उसने मोबाइल छीनकर दीवार पर दे मारा। मकसद आलम की आंखों से अदी का नंबर ओझल करना था, जिसमें वो कामयाब भी हो गया था। ओ शट अप तलहा, मेरी अदी कहाँ है? बताओ, कहाँ छुपा कर रखा है उसे? उसके हर अमल पर आलम का खून खोल खोल गया था। वो भूखे शेर की तरह उस पर झपटा और उसके गिरबान दबोचे आग बरसाती निगाहें उसके चेहरे पर गाढ़े नफरत से फुंकारा। जस्ट स्टॉप दिस नॉनसेंस यू इडियट। तलहा का जुनून भी उद आया था। टेल मी यू बास्टर्ड, वेयर इज माई अदी? वो दोनों एक दूसरे पर लातों और मुक्कों की बरसात करते भूल चुके थे कि उनका आपस में खून का रिश्ता है। वो भाई हैं।
लिसन मिस्टर आलमगीर खान, अदी मेरी बहन है और उसके साय तक भी तुम्हारा पहुंचना नामुमकिन है। तलहा खान ने नाक से निकलते खून को हाथ की पुछ से साफ करते नफरत से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं भी देखता हूँ तुम कब तक उसे मुझसे दूर रख सकते हो। वो मेरी नस नस में खून बनकर दौड़ती है तलहा खान, जिसकी गर्दिश रुकने वाली है। और अदी, हाँ अदी को वापस मेरे पास आना होगा। आलमगीर खान ने कनपट्टी के पास से निकलती खून की पतली लकीर को हाथ से बहुत बेदर्दी से रगड़ते हुए कहा। उस वक्त बोलते हुए उसकी आंखों में वाज़ेह नमी उतरी थी, जिसे तलहा खान निगाह चुराते हुए बेधड़क अंदाज में बोला, आलमगीर खान, तुम अपनी नस नस में दौड़ती खून की बूंदों की बात कर रहे हो तो सुनो, अगर तुम आखिरी सांसें भी ले रहे हो, धड़कनों की रफ्तार मादूम होकर ख़त्म भी हो रही हुई, अगर तुम अपनी ज़िंदगी भी हार दो तब भी अदी तुम्हारे पास नहीं आएगी। और इस बात को अपने दिलो दिमाग में फिट कर लो। चैलेंज कर रहे हो? आलम उसके ऐन सामने आ गया था। नहीं, तुम्हें तुम्हारी शिकस्त बावर करवा रहा हूँ। तो फिर समझ जाओ, तुम मुझे हराने में नाकाम ठहरे हो। आलम उसकी आंखों में आंखें गाड़े अटल अंदाज में बोला, नहीं आलमगीर खान, तुम अदी से हमेशा हारे हुए ही रहोगे। जानते हो क्यों? क्योंकि मर्द अपने रवैये से ही औरत को जीतता है और अपने रवैये से ही हारता है, और तुम उसे जीतने से कबल ही अपनी नफरत की बिना पर उसे हार चुके हो। वो उसके सीने पर उंगली से ज़र्ब लगाता आग बरसाते लहजे में बोला और फर्श पर कई टुकड़ों में टूटा हुआ अपना मोबाइल उठाता वहां से निकल गया। आलमगीर खान ने हाथ का मुक्का बनाकर इतनी जोर से रेलिंग पर मारा कि दर्द की शदीद लहर उसके जिस्म में सरायत करती चली गई। दूसरी तरफ अदी ने मोबाइल को खुद से ऐसे दूर फेंका जैसे कान में किसी जहरीले बिच्छू ने काट लिया हो। वो लाउंज में रखे सोफे के साथ चिपक कर बैठी, दोनों बाजू घुटनों के गिर लपेटे, सर घुटनों में दिए कांप रही थी। अदी बेटा रानी, यहाँ क्यों बैठी हो? क्या हुआ? किससे डर रही हो? माई ने अंदर आते ही जब उसे बुरी तरह लरसते देखा तो उसकी तरफ भागी। फर्श पर उसके करीब बैठते हुए उसका चेहरा ऊपर उठाया तो आंसुओं से भीगा उसका चेहरा, खौफजदा आंखें, फड़फड़ाते लब और लट्ठे की मानी सफ़ेद पड़ती उसकी रंगत देख माई गंग रह गई। माई, वो था, उसकी आवाज़ थी। हाँ, मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी। अब वो मुझे ढूंढ निकालेगा। माई, तुम नहीं जानती, वो बहुत जालिम है। वो मुझे मार देगा। हाँ, जान से मार देगा। माई, तुम मुझे छुपा दो। अदी हज़यानी अंदाज में चीखती सामने बैठी बूढ़ी माई के सीने में छुपने लगी। माई, जिसे तलहा खान ने अदी की ज़िंदगी की कोई बात मख्फी नहीं रखी थी, आज पहली बार उसे यूं हरासा देखकर उसके दर्द को बहुत शिद्दत से महसूस किया था। अदी मेरी बेटी, डरो मत, कोई नहीं आएगा। मेरा यकीन करो बेटा, तुम्हारा लाला किसी बुरे साये को भी तुम्हारे पास नहीं भटकने देगा। मायूस से खुद में भेंचे उसका खौफ कम कर रही थी। मान कोई लाउंज के दाखिली दरवाजे से अंदर आया था। अनजान शख्स को यूं दंदनाते हुए अंदर आते देखकर माई की आंखें फट पड़ी। अंदर आने वाले की निगाह भी उस पर पड़ चुकी थी। कौन हो तुम? देखो आगे मत बढ़ना, उसका लाला तुम्हारा खून कर देगा। उसे अपनी तरफ बढ़ते देखकर माई ने धमकी दी थी। करीब आती किसी के भारी कदमों की आहट अदी का सांस बंद करने लगी। रिलैक्स रिलैक्स माँ, परेशान मत हो प्लीज़। मैं कोई चोर लुटेरा नहीं, बल्कि तलहा खान का दोस्त फरहाद तैमूर हूँ। आवाज़ थी या कोई सहर, अदी को अपने वजूद में नई जिंदगी दौड़ती हुई महसूस हुई। वो एक झटके में माई के हसार से निकलती उसके सामने आ गई। आप वही हैं ना जो शादी? वो देखो, मैं यहाँ। अदी, मैं आप दोनों को लेने ही आया हूँ। डोंट यू वरी, कोई आपका एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। फरहाद ने तपाई के करीब पड़ा उसका आंचल उठाकर बगैर उस पर निगाह डाले दुपट्टा उसके सर पर डालते हुए कहा, आप सच कह रहे हैं? अब वो मुझे नहीं ढूंढ पाएगा? आप सच बोल रहे हैं? आपके सर की कसम, जब तक तलहा खान जिंदा है, मुखालिफ सिमत से आती हवा भी आपको नहीं छू सकती। फरहाद तैमूर कितनी खूबसूरती से खुद उसके सर की कसम लेता। सारा क्रेडिट तलहा को दे गया था, लेकिन अदी इतनी बारीकियों को समझने से कासिल थी। उसके लिए इतना ही बहुत था। फरहाद तैमूर आज दूसरी मरतबा उसके लिए फरिश्ता बनकर आया था। वह जल्दी से कमरे की तरफ बढ़ी, अपने कुछ कपड़े बैग में डालकर बाहर आ गई। माई भी आ चुकी थी। चले? उन दोनों के आते ही फरहाद ने पूछा तो अदी चुपचाप उसके साथ चल दी। आज बहुत दिनों बाद तलहा खान को अदी के पास आने का मौका मिला था। वो जो क्यारियों में लगे पौधों को पानी दे रही थी, उसे देखकर यूं ही खिल उठी जैसे पौधों को पानी देने के बाद उन्हें नई जिंदगी मिलती है। कैसी है मेरी गुड़िया? तलहा खान ने उसे खुद से लगाकर उसके सर पर बोसा देते हुए पूछा। आपको देख लिया, अब जी उठी हूँ। बहुत दिनों बाद आना हुआ। जानते भी हो मैं कितनी शिद्दत से मुंतजिर हूँ, लेकिन फिर देर कर देते हैं। उसने लाड़ भरे अंदाज में शिकवा किया और उसके साथ चलती हुई लॉन में रखी कुर्सियों पर आकर बैठ गई। आई नो मेरी बहन अपने लाला को बहुत मिस करती है। मेरी भी कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द चक्कर लगाऊं। लेकिन तुम बताओ, यहाँ ठीक हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? खान ने अपनी बात अधूरी छोड़कर उसे पूछा। लाला, मेरी जिंदगी तो मसाइल से शुरू होकर इन्हीं मुश्किलात पर खत्म हो जाती है। जब किसी का खौफ हर लम्हा आपको अपने शिकंजे में जकड़े रखे तो फिर आप कैसे मुतमईन रह सकते हैं? बस यही समझ लें, वो शख्स किसी बुरे साए की तरह मेरे वजूद से लिपटा हुआ है। वो हाथ सामने मेज पर जरबे लगाते हुए बोली। अदी, नहीं लाला, आज सिर्फ मुझे सुनो। उसने अपने साथ वाली कुर्सी पर बराजमान लाला को कुछ कहने से पहले ही रोक दिया था। तलहा खान खामोश, जबकि अदी गोद में रखे हाथ की बंद मुट्ठी को खोलती हथेली पर बनी आड़ी तिरछी लकीरों को घूरती लबकुशा हुई। लाला, जानते हो बेटी क्या होती है? मैं बताती हूँ। पल भर को तलहा खान की जानिब देखकर दोबारा अपनी शिकवा भरी निगाहें उन्हीं लकीरों पर मरकूज करते हुए बोली।
पैदा हुई तो आंगन की चिड़िया कहलाती है। कानों में रस घोलती उसकी चहचहाहट से जिंदगी का एहसास मुकम्मल समझा जाता है। मेरे तबके की लड़की बचपन से लड़कपन यानी दूसरी सीढ़ी पर कदम रखती है तो उसकी ग्रूमिंग शुरू हो जाती है। माँ बाप हाँ कितने हमदर्द होते हैं ना, बेटी को अच्छाई बुराई गलत दुरुस्त और फिर के साथ साथ उसमें महरम ना महरम जायज़ और नाजायज़ तक का शऊर पैदा करते हुए उसे हर रिश्ते की लाज रखने का दर्ज देते हैं। फिर लहजा भर को खामोश होकर पूरी तवज्जो से सुनते तलहा खान को उसका नमनाक नजरों से देखना ना जाने क्यों निगाहें बदलने पर मजबूर कर गया। अदी लीसन। फिर बेटी ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उसके नातवा कंधे पर हर रिश्ते को बचाने का बोझ, माँ की तरबियत पर हर्फ नहीं आने देना, बाप की दस्तार की लाज बेटी ने कब्र तक संभाल कर रखनी है, चाहे उसकी गैरत की भेंट ही क्यों न चढ़ना पड़े। भाई गुनाहों की पोटली उठाकर अगर घर की दहलीज पर कदम रखे तो उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए बेटी को कुर्बान कर दो, क्योंकि यही उसका बेहतरीन और मौसर हल है। और जुल्म और सफाकियत की इंतहा पता है कब होती है? जब उसके सीने में आखिरी कील ठोंकते हुए कहा जाता है कि बेटी की डोली जिस घर में उतरे वहीं से जनाजा उठना चाहिए। बोलते हुए कई आंसू उसकी आंखों से टपक पड़े, गालों पर बह निकले। तलहा खान को लगा जैसे उसके अल्फाज उसे तन छुरी से दिबा कर रहे हों। क्यों लाला क्यों क्यों इतने सफाक होते हैं माँ बाप? क्यों नहीं कहते हाँ बेटी, शादी जिंदगी का बोझ हुआ है जिसे खेलने से पहले हम नहीं जानते कि सामने वाला कैसा है। हार मुकद्दर बनेगी या जीत का सहरा तुम्हारे सर पर सजेगा। क्यों नहीं कहते कि बेटी हम तुम्हारी शादी इंसान से कर रहे हैं, लेकिन अगर वो भेड़िया निकल आए, इंसानियत से आरी और वहशी दरिंदा बन जाए तो वापस लौट आना। उस घर की दहलीज हमेशा तुम्हारे लिए खुली रहेगी। क्यों बेटी ब्याहने के बाद अपने दिलों को इतना सख्त कर लेते हैं कि बेटी की वापसी की तमाम राहें तक बंद कर दी जाती हैं? क्यों नहीं समझते लाला कि कुछ रिश्ते सिर्फ मुस्तकिल अजियत के सिवा कुछ नहीं होते, ऐसी अजियत जो दीमक की तरह रफ्ता रफ्ता आपकी रूह को चाटती एक दिन आपको मौत के मुंह में ले जाती है। अदी हर बार उसके बोलने पर अदी उसकी बात काट देती। नहीं लाला, यह मर्द का मुआशरा है, इसी के फैसले को फोकियत दी जाती है। ख्वाह उसका जुर्म जिस हद तक तजावुज कर जाए उसे सब कुछ करने का हक है। अदी आज बहुत दिल बर्दाश्ता थी, वो चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो दी थी। तलहा खान अपना दिल उसके दर से फटता हुआ महसूस कर रहा था। वो जो आज आलम की हमायत में बोलने वाला था, अब उसे लगा उसके बोलने से कबल ही अदी ने उसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया हो। ना जाने कितने लम्हे वो यूं ही साकित नजरों से अपने साथ वाली कुर्सी पर बैठी अपनी अजीज बहन को बिलखते देखता रहा और उसके दोनों हाथ चेहरे से हटाकर उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरे बहुत गौर से उसके चेहरे का एक एक नक्श देखने लगा, जिस पर मां सिवाय कुर्ब, दर्द, तकलीफ और अजियत के कुछ नहीं था। अदी, तुम्हारा लाला तुम्हारे साथ था, है और आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहेगा। बेटी चिड़िया जैसी होती है ना, तो चिड़िया हमेशा आज़ाद उड़ती हुई अच्छी लगती है। अगर उसे कैद कर लिया जाए तो वो इस कवच की घुटन में दम तोड़ देती है। बेटी गुड़िया जैसी होती है ना, मतलब सबसे प्यारी, बहुत नाजुक, और नाजुक चीज़ों को हमेशा सेंध सेंध कर रखा जाता है। उनकी हिफाजत खुद से बढ़कर की जाती है, क्योंकि वो एक बार टूट जाए तो कोई रफू कर उसे दोबारा टाँक नहीं सकता। जो रिश्ते माँ सवाई अजियत के कुछ ना हो, उन्हीं रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ देना चाहिए। तुम्हारे लाला के घर नहीं, दिल का दरवाज़ा भी अपनी बेटी के लिए हमेशा यूं ही खुला रहेगा। तुम बिला शिरकत गैर इसकी मालिक हो। तलहा खान ने उसकी दर्द भरी आंखों में झांक कर बोलते हुए गोया उसे जिंदगी की नवीज सुनाई थी। अदी की आंखों से छमछम बरसात जारी थी। अदी, जो गुजर चुका है मैं उसका मुदावा तो शायद कभी कर ही ना सकूं, लेकिन तुम्हारे आज और आने वाले कल में तुम्हारा लाला दुख की हल्की सी परछाई भी तुम पर नहीं पड़ने देगा। ये एक भाई का अपनी बहन से अहद है। बहुत जल्द हमारी तरफ से आलमगीर खान को खुला के पेपर्स मिल जाएंगे। तलहा खान ने उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए उसके आंसुओं को उंगली के पूरों पर चुनते हुए कहा, तो अदी बेख्तियार उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए होंठों से चूमती हुई रोती हुई बोली, लाला, आपकी अदी हमेशा आपकी गुलाम रहेगी। शट अप अदी, खबरदार आइंदा ऐसा कुछ ओल फोल मुंह से निकालने की कोशिश भी की, एक उल्टे हाथ की दूंगा। रानी रानी ही होती है, कभी गुलाम नहीं बनती। दैट्स लाइक माई क्वीन। उसे मुस्कुराते देखकर खान ने उसके सर पर हल्की सी चपत लगाई और नरूठे अंदाज में बोला, मिस अदीफा, कुछ खिलाएंगी भी या फिर आज सिर्फ बातों से पेट भरने का इरादा है? नहीं लाला, बिल्कुल खाना खिलाया जाएगा। आज मैंने कीमा मटर बनाया है जो आपका तो बहुत मनपसंद है। वाह क्या बात है मिस शेफ, चलो तुम रोटियां तैयार करो, तब तक मैं फरहाद को कॉल करके उसे भी हमारे साथ खाने पर बुला लेता हूँ। क्या सोचेगा बेचारा, कैसा दोस्त है उसका जो उसे घर बदर करके खुद ऐश कर रहा है। तलहा हल्के फुल्के अंदाज में कहता लाउंज की तरफ बढ़ गया, जबकि अदी सर इस बात में हिलाती किचन में आ गई। अदी जानती थी जिस बंगले में फरहाद तैमूर उन्हें लाया था वो उसकी ज़ाती रिहाइश गाह थी, लेकिन उनके आने के बाद वो खुद घर से चला गया था। कोई नहीं जानता था कि फरहाद तैमूर की आमद क्या रंग लाने वाली थी। मरती हुई ज़मीन को बचाना पड़ा मुझे, बादल की तरह दश्त पे आना पड़ा मुझे। शाम ढले वो नंगे पांव समंदर किनारे गीली रेत पर चला जा रहा था। पैंट के पांचे टखनों से ऊपर फोल्ड किए गए थे। समंदर की उठती मौजें तसलसल के साथ उसके पांव से टकरा कर वापस लौट जाती। मान उसकी नज़र समंदर में डूबते हुए सूरज के गुलाबी रंगत छलकाते अक्स पर पड़ी तो शम्स से उस परी पैकर का गुस्से की शिद्दत से लार पड़ता चेहरा उसके दिल में बिना दस्तक दिए चला आया। उसकी आंखों की चमक बढ़ी और लब अपने आप मुस्कुरा दिए। उसके ख्यालों में चलते चलते जब वो बहुत दूर निकल आया तो आंखें बंद करके बाहें फैलाकर खड़ा हो गया। न जाने कितने लम्हे यूं ही बीत गए। उसने आंखें खोलकर समंदर की वसतों में देखा। वो उसके तस्वुर में डूब जाना चाहता था कि अचानक से किसी ने उसके कंधे पर जोर से थप्पड़ रसीद करते हुए उसके तखय्युल से बाहर पटका।
हे बड़ी, किसके ख्यालों में खोए हो? वो उसके सामने खड़ा आंखों में भरपूर शरारत लिए पूछ रहा था। तुम कब आए? सवाल के बदले सवाल पर मुकाबिल की रगे ज़राफ़त एक बार फिर भड़की। ठीक उसी लम्हे जब आप ख्याल यार में गुम थे। वैसे जूनी समंदर की वसतों में किसका अक्स मीठी निगाहों से तकते हुए धड़कनों को गुदगुदाया जा रहा था? ढोल का। उसके एकदम से कहने पर उसकी मुस्कुराहट सिमट गई। आंखों में सर्द मोहरी लिए वो दांत पीसता एक एक लफ्ज चबाकर बोला, कंट्रोल योर सेल्फ। तुम मेरे सामने मेरी बहन का नाम ले रहे हो और यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब मोहब्बत तुम्हारी बहन से है तो नाम भी उसी का लूंगा ना, या फिर तुम्हारी पड़ोसन का। उसने बेबाकी से कहते हुए आखिर में एक आंख का कोना हल्का सा दबाया कि जानबूझकर चुटकुलेबाजी की। आह, वहमों में घिरा तुम्हारा दिल फकत ख्वाब ही बुन सकता है, ऐसे ख्वाब जिनकी दूर दूर तक कोई ताबीर मुमकिन ही नहीं। शराब के पीछे भाग रहे हो तुम, और जानते हो शराब के पीछे भागने वाले हमेशा खाली हाथ रह जाते हैं। उसने तल्खी से मुस्कुराते हुए इंतहाई बेदर्दी से उसके दिल के टुकड़े किए थे। हवा रुकी और ठाठे मारते समंदर में ठहराव आ गया था। तुम मेरे भाई हो, जिगरी यार हो, लेकिन कितने बेहिस होना। हमेशा मेरी जिंदगी को खसां उससे मिलाया है। अगर मेरी जिंदगी खसां बनी हुई है तो क्या मैं बाहर आने की उम्मीद ही तर्क कर दूं? नहीं, कभी नहीं। मैं मर्द हूं और असल मर्द कभी जालिम नहीं होता। मेरे लिए तुम्हारी बहन को हासिल करना कतन मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं उसके दिल तक रसाई पाते हुए उसे मोहब्बत से जीतना चाहता हूँ। कुछ लम्हे पहले उठते मौजों के शोर में अनोखी सी खामोशी छा गई थी, ऐसी खामोशी जिसमें उसे दिल की धड़कनें तक सुनाई दे रही थी, जबकि मुकाबिल एक बार फिर अपने भाई की लाहासिल तमन्नाओं के इसरार में डूब चुका था। दोनों अपने अपने ख्यालों में गुम थे। ना जाने कितना वक्त यूं ही बीत गया। जब समंदर की उठती तेज लहर ने जोनी के कदमों को बोसा दिया तो वो सोचों के गर्दाब से निकलकर यूं ही गीली रेत पर चलता आगे बढ़ने लगा। उसके दोस्त की निगाह जब उस पर पड़ी तो वो भी उसके साथ हम कदम चलते हुए बोला, जूनी, इसकी जिंदगी में मर्द की कोई गुंजाइश नहीं है। वो पत्थर बन चुकी है यार, और तुम इस पत्थर से टकराकर फकत खुद को रेजा रेजा कर रहे हो। मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ यार, और मैं तुम्हें टूटता हुआ नहीं देख सकता। प्लीज अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। यू नो व्हाट यार, जहाँ पर तुम्हारी नाउमीदी की हर हद खत्म होती है, वहीं से मेरा रब पर पुख्ता यकीन होता चला जाता है। वो पत्थर है तो मैं उस पत्थर में मोहब्बत से दरार डालकर रहूंगा। अगेन यू नो व्हाट, मैं हर बार उसके दर पर जाता हूँ और बार बार मुझे खाली दामन लौटा देती है। बहुत सख्त मिजाज है वो, और मैं कहता हूँ हाँ, औरत को इस हद तक बेलचक होना चाहिए कि कोई मर्द आसानी से उसके दिल तक रसाई ना पा सके। तो मुझे हारा हुआ जवारी कहते हो ना, लेकिन ये जवारी उसकी मोहब्बत के अमृत में सैराब होकर दिखाएगा। उसके अटल अंदाज पर मुकाबिल ने दिल ही दिल में ना जाने कितनी बार आमीन बोला था। आई नो तुम मेरे सब मुखलिस हमदर्द और भाई हो, लेकिन तुम्हारा यार भी इतने हकीर दिल का मालिक नहीं कि एक छोटी सी लड़की की नफरत को अपने दिल में जज्ब न कर सके। चलो कैफे चलते हैं। वैसे कैसी है वो? जोनी ने उसके साथ चलते हुए पूछा। जैसे तुम तो उस कड़वी करेली को जानते ही नहीं, मुकाबिल ने उसे खशमगी निगाहों से घूरते हुए कहा। हाँ, पूरी 320 है, बगैर किसी लिहाज और मुरब्बत के बे टिकट चलती है। हाँ, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है मेरी बहन। उसके हर अंदाज में प्यार था। तभी तो माँ बदौलत का दिल तुम्हारी भाभी के दिल पर आया है, सो क्यामत तो मचेगी। जूनी शट अप, बहन है वो मेरी। तो भाभी भी तो तुम्हारी ही है ना साले साहब। उफ, यानी दो दो रिश्ते। पहले क्या एक झांसी की रानी कम थी जो मजीद दो रिश्तों का बोझ। उसने एक आंख मारते हुए कहा तो मुकाबिल उसे मारने के लिए उसके पीछे भागा। फिजा में दूर दूर तक दोनों के कहकहे गूंज रहे थे। मॉम मॉम, मुझे वही डॉल चाहिए प्लीज। उसके पीछे चलती गुड़िया भागकर उसके सामने आई और उसकी टांगों से लिपटकर उसे रोकती हुई फिर से वही जिद करने लगी जिसके लिए वो पिछले 1 घंटे से तकरार कर रही थी। गुड़िया, आप बहुत तंग करती हैं बेटा, चुपचाप घर चलें वरना सबके सामने आपकी पिटाई हो जाएगी। अदी ने उसे आंखें दिखाकर डबटते हुए कहा। मॉम, सिर्फ एक डॉल ही तो लेनी है, आप मेरी कोई बात नहीं मानती, जबकि भैया को हमेशा उसकी पसंद के टॉयज दिलाती हैं। गुड़िया ने मुंह बसोरते हुए कहा। उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। अदी ने मुस्काती नजरों से अपनी बिगड़ी हुई शहजादी को देखा। दोनों हाथों में पकड़े टॉय से भरे बैग्स मॉल के चिकने फर्श पर रखे और पाँव के बल उसके सामने बैठ गई। और ये टेडी बियर्स, बिग बॉस पाउंडिंग, पपेट्स, इलेक्ट्रिक स्विंग्स, बॉल्स, वुडन ब्लॉक्स और वीडियो गेम, ये इतने टॉयज किसके हैं? भैया का तो सिर्फ एरोप्लेन है। अदी ने सामने खड़ी सूं सूं करती अपने गोल मटोल फूले गालों वाली गुड़िया का चेहरा हाथों के प्याले में भरते हुए फर्श पर रखे बैग्स में मौजूद एक एक टॉयज का नाम लेकर वो अपनी प्रिंसेस को शर्मिंदा करना चाहा। लेकिन मामा जानी, इसमें शॉप वाली पिंक ड्रेस, गोल्डन हेयर्स और ब्लू आईज वाली डॉल तो नहीं है ना? आस पास से गुजरते लोग माँ बेटी की इस चटपटी तकरार को एंजॉय करते आगे बढ़ रहे थे। अदी का दिल अपना सर पीट लेने को चाहा जो अपनी शहजादी को मॉल लाकर पछता रही थी। मॉम, मामा और अंकल आएंगे तो मैं आपकी शिकायत लगाऊंगी अंकल को। मासूम परी की मासूम धमकी पर अदी की मुस्कुराहट सिमट गई। गुड़िया, मैंने आपको कितनी बार मना किया है अंकल से दूर रहा करें। आइंदा आपने उनके पास जाने की या कोई फरमाइश करने की कोशिश भी की तो आपको सख्त पनिशमेंट मिलेगी। यू गॉट इट? गुड़िया, उसने गुड़िया की दोनों तरफ से की गई बालों की चुटिया को हल्के से खींचते हुए गुस्से भरी नजरों से तकते हुए इतनी सख्ती से कहा कि गुड़िया की आंखों से आंसू टूट कर गालों पर फिसल गए। बच्चों पर सख्ती करने से क्या आप उनके दिल से भी मुझे निकाल सकती हैं? और कब से आती आवाज पर अदी ने एक पल के लिए आंखों को सख्ती से मेजकर खोला। गुड़िया उसकी ग्रीस से निकलकर अब उसके गले का हार बनी हुई थी। अदी ने पलटकर नागवार नजरों से उसे देखा और उसके करीब आकर धीमे मगर सख्त अंदाज में बोली, आप मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी में दखल अंदाजी करना बंद कर दें, वरना। इससे पहले वो मजीद कुछ कहती वो उसकी बात काट गया।
ओह, यू मीन टू से कि मैं आपकी ज़िंदगी में हलचल मचाने आ गया हूँ। मतलब पहले दिमाग और अब दिल पर भी मेरी दस्तक को महसूस करने लगी हैं आप। उसके हल्के फुल्के अंदाज में कहना आदि को सुलझा गया। वो एक ही जैसे में उसका गिरबान दबोचे नफरत से फंकारी। शट अप, जस्ट शट अप। आप होते कौन है मेरे साथ इस अंदाज में बात करने वाले? लिसन नदी, ये आपका घर नहीं शॉपिंग मॉल है, और मैं घर में आपकी इस बेजा की नफरत को सह लेता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह आपका ऐसा रवैया बर्दाश्त किया जाएगा। खूंखार जंगली बिल्ली की तरह मुझ मासूम पर झपट कर मुझे कोई गुंडा मवाली शो कर पिटवाने के दर पे क्यों हो? ये जोर आजमाई आप घर पर करती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन यहाँ कुछ तो ख्याल करो यार। आखिर बंदे के शहर में एक रैपो है। अब इतना सूटिड बूटिड बंदा एक छोटी सी लड़की के हाथों पिटता हुआ अच्छा लगेगा? उसने गुस्से की शिद्दत से सुर्ख पड़ते उसके चेहरे को देखते हुए आराम से उसके दोनों हाथ अपने गिरेबान से हटाकर बोलते हुए गोया भड़कती हुई आग में फूंक मारी थी। तुम इंतहाई ढीठ, बेलगाम, बेहुदा और नामाकूल इंसान हो। गुस्से से बिलबलाती अदी के मुंह में जो आया बोलती चली गई। जब पता है तो बार बार अपनी एनर्जी वेस्ट करके क्यों अपना खून जलाती हो? जाएं शाबाश, गाड़ी में बैठें, हम गुड़िया के टॉयज लेकर आते हैं, फिर मैं आपको घर ड्रॉप कर दूंगा। हम खुद चली जाएंगी, आपकी अनायत की जरूरत नहीं। मामा, आप बहुत गंदी बच्ची हैं, हमेशा अंकल से फाइट करती हैं, कभी प्यार भी कर लिया करें। उसके कंधे से लगी गुड़िया ने हमेशा की तरह अपनी माँ को लड़ते देखकर आंखें मटकाते हुए कहा तो मुकाबिल ने काफ़ी दिक्कत से खुद को कह कहा लगाने से रोका और चेहरे पर मासूमियत तारी करते हुए बोला, जी बेटा, बिल्कुल दुरुस्त। आपकी मम्मा हमेशा गंदे बच्चों की तरह फाइट करती हैं, लेकिन आप परेशान ना हो, इस फाइट को मोहब्बत वाली फाइट कहते हैं। चलो हम चलते हैं। इससे पहले वाकई अदी के हाथों उसकी दुर्गत बन जाती, उसने गुड़िया के गाल चूमते हुए सरस से आगे बढ़ जाने में आफियत जानी। इडियट इंसान, जिंदगी अजाब बनाई है। अदी उसकी पुष्ट पर घूरती बेशुमार सलवातों से नवाजती शॉपिंग बैग उठाकर शॉपिंग मॉल से बाहर आ गई। अदी, इससे पहले वो पार्किंग में खड़ी मतलूबा गाड़ी की जानिब बढ़ती पुष्ट से आती आवाज़ ने उसके कदमों को गोया ज़मीन में गाड़ दिया। अदी, लिसन टू मी। अदी, आवाज़ थी या कोई सुर फूंका जा रहा था जो करीब उसे निकलने वाला था। वो पल भर को रुकी और बगैर पीछे मुड़कर देखे अपनी सीध में चलती जा रही थी। अदी, लिसन टू मी, वो इसे पुकारता हुआ उसके पीछे भाग रहा था। स्टॉप अदी, भारी कदमों की आवाज़ करीब से करीब तर होती जा रही थी। अदी प्लीज़, उसके करीब आती उसने अदी की कलाई पकड़ ली, गोया उसने ज़िंदगी को पा लिया था। शराब के पीछे भागते भागते भी लाकर खुद को शराब कर लिया था। चटा, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर पड़ते थप्पड़ ने उसे खुशफहमियों के गहरे समुद्र में गोता लगाने से पहले ही बेदर्दी से बाहर फेंका था। थप्पड़ की गूंज पर आसपास से गुजरते बेशुमार लोग रुककर तमाशा एंजॉय करने लगे थे। अगली बार किसी औरत का हाथ पकड़ने से पहले इस थप्पड़ को 100 बार याद करना, मिस्टर XYZ। वो एक झटके से अपना हाथ उसकी गिरफ्त से निकालती गैस भरी निगाहें उसके सर्द पड़ते चेहरे पर जमाई, उंगली उसके चेहरे के करीब लाकर उसे वार्न करती हुई नफरत से फुंकारी। गुड़िया के साथ मॉल से बाहर निकलते शख्स की नज़र जब सामने वाले मंजर पर पड़ी तो उसके तन बदन में गोया चिंगारियां भरने लगीं। इस शख्स की हिम्मत कैसे हुई थी उसकी एंजल को छूने की? जारी है। फरहाद है या फिर दानी? आखिर क्या रिलेशन है फरहाद, दानी और सज्जल खान का? साहिल समंदर पर कौन थे, सज्जल खान और तलहा खान या फिर फरहाद और जूनी? आखिर कौन है जूनी? और आखिरी थप्पड़ किसको पड़ा, जूनी को, फरहाद या फिर आलमगीर खान को? नोट, सोच के घोड़े दूर तक जाने चाहिए। अब ये तो फिर मतलब एंड होते होते भी नहीं हुआ, लेकिन चलें एक तरह से स्टोरी का ये एंड ज़रूर हो गया है फ़िलहाल कि जो कुछ भी अदी के साथ गलत हुआ था फाइनली सबको उसका कुदरत ने ही बदला दे दिया है। आलमगीर खान भी अभी तक तो तड़प रहा था, लेकिन अब ये जो लास्ट में ट्विस्ट छोड़ा है ना, तो अभी मुझे ये नहीं पता कि इस नोवेल का कोई दूसरा पार्ट भी है या अभी क्या है ये। खैर मैं ये सर्च करूँगी, आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बता दें कि अगर इसका दूसरा पार्ट कोई है तो मैं वो भी रीड कर लूँ या मैं भी अभी आना हो, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ये, खैर आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसका क्या सीन है, ठीक है? तो फिर इंशाल्लाह हम उसे भी रीड कर लेंगे। और अब तो ये जाहिर सी बात है एंड में इन्होंने थोड़ा सा सस्पेंस और थोड़ा सा ट्विस्ट छोड़ दिया है, तो ये पता नहीं अब फरहाद या फिर दानी, आखिर क्या रिलेशन है फरहाद, दानी और सज्जल खान का? अच्छा, सज्जल खान और तलहा खान या फिर फरहाद और जूनी, तो फिर ये जूनी कौन है वैसे? अच्छा तो कुछ होगा, ठीक है। चलें फिर नेक्स्ट एपिसोड तो अब पता नहीं, मतलब इसका पार्ट 2 होगा तो आएगी। तो फाइनली फ़िलहाल इस नोवेल का एंड हो चुका है। तब आप इस पूरे नोवेल को एंजॉय करें और जो है वो अपना फीडबैक भी दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ में। मेरा ये ख्याल है कि ये नोवेल आप लोग अपनी खाला, फूफो, चाची, ताई, अम्मी किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, अच्छा नोवेल है। तो बाकी मुझे दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये थी हमारी सेकंड लास्ट एपिसोड इस नॉवल की। अभी लास्ट जो एपिसोड है वो मेरा ख्याल है वो जो राइटर हैं उन्होंने ही अभी लिखी ही नहीं है, क्योंकि वो मुझे नहीं मिली।
सो ये सेकंड लास्ट है। अब मेरे साथ साथ आप लोग भी इंतजार करें लास्ट एपिसोड कब आती है। तो जैसे ही जैसे ही आएगी इंशाल्लाह मैं उसे रीड कर दूंगी। एंड तब तक आप लोग वाकई ये सोचेंगे ये फरहाद है या फिर दानी है, आखिर क्या रिलेशन है फरहाद दानी और सज्जद खान का, क्योंकि ये वाकई एंड में आके ना ये बड़ा अजीब सा ट्विस्ट बना दिया। तो मैं खुद ये सोच रही थी कि जब वो यूनिवर्सिटी में वो जो दोनों थे ये दोनों कौन हैं, नाम तो उन्होंने मेंशन नहीं किए। और लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अम, ये फरहाद ही लास्ट में आया है ना, जब वो उसको अदी को उस घर से लेके गया है, तो वो फरहाद लेके गया है। और सज्जल खान का यहाँ कनेक्शन नहीं समझ आ रहा कि कैसे बन सकता है। तलहा खान और फरहाद का तो है, पता है। तो अच्छा खैर, अब आप देखिए क्या क्या होता है और कौन कौन है कौन कौन नहीं है। ये तो लास्ट एपिसोड में ही सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। आप लोग भी इंतजार कीजिए, मैं भी इंतजार करती हूँ। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।